आपको जो है नीला तोता को जो है मैं इस वाटर में डाल को देखेंगे तो इसमें एक मोटी सी देखिए क्या चीज, इसके रंग में क्या परिवर्तन आता है, देखिए ध्यान से देखिए। हेलो एवरीवन, तो आप लोग रसायन शास्त्र जरूर पढ़ते हो, लेकिन रसायन शास्त्र को एक प्रैक्टिकल मतलब आपने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में नहीं पढ़े होंगे जी। यकीनन अगर इस पूरे चैप्टर की मैं बात कर लूं, हमारे पास जो चैप्टर 1 है इसे 1 क्लास में देखेंगे, 2-4 क्लास भी नहीं होगा, हाँ क्लास लंबा जरूर होगा, लेकिन उस थ्योरी को पहले हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। थ्योरी को समझने के जस्ट बाद उसको जो है हम लोग प्रैक्टिकल मतलब आपको प्रयोग के द्वारा, लाइव प्रयोग के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। क्या सच में ऐसा भी कुछ होता है कि सिर्फ किताबों में लिखा हुआ है? तो बहुत आनंद आने वाला है माय डियर, और केमिस्ट्री अब आपको जो है एकदम आसान लगेगा, क्योंकि थ्योरी के साथ अगर आप प्रैक्टिकल करते हो, आप प्रयोग कर लेते हो माय डियर, तो समझ रहे हो केमिस्ट्री कितना आसान हो जाएगा। तो ये चीजें हैं डियर, और ये हमारे पास जो केमिस्ट्री आज पढ़ेंगे ये आपके क्लास 10th के लिए, जी हाँ, और क्लास 10th भारती भवन बुक से आपको लिया गया है, जी हाँ, पूरा उसी पे आपको बेस्ड है। तो ये चीजें हैं डियर। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, इसे पहले समझते हैं ये चीज क्या है। ये आपको मैं बता दूं कि जब कोई पदार्थ मतलब हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ हो डियर जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ से वो क्रिया करता हो, मतलब उसके साथ क्या हो, आपको एक रिएक्शन बनाता हो नहीं, और उसका रिएक्शन के बाद कुछ अलग गुण वाला कोई रिजल्टेंट मिल गया जी, ठीक है, उस नए पदार्थ को वो निर्माण करता है, उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो बात ये कि मैं जो हूं क्या करूंगा, अब ये अभिक्रिया को जो मैं आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझाऊंगा, रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, तो आपको केमिस्ट्री और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसने एग्जांपल लिया कि आपने हाइड्रोजन को लिया, क्या किया, हाइड्रोजन को उसको क्लोरीन के साथ मिला दिया जी, ठीक है। अगर ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मिला तो क्या हुआ, हमें हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया, ये हुआ इसके बीच में रिएक्शन। इन दोनों को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट आया, इन दोनों के जो रिएक्शन से जो बातें आ गया वो 2HCl आया, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड आया। ये बातें हुई। अब मैं इसी प्रकार से कुछ और भी एग्जाम्पल के रूप में आपको ले सकते हैं ना जी। और याद रखिएगा ये लेफ्ट साइड है, इसलिए हम लोग इसको अभिकारक कहते हैं, इधर वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक, जबकि ये साइड वाले को क्या कहते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल इसलिए माय डियर क्योंकि ये जो है आपका क्या हुआ, ये आपका रिजल्टेंट हुआ, इसलिए ये क्या है, आपका प्रतिफल है, ठीक है। अब इसमें जो है माय डियर, क्या आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे हमारे पास जो है एक सिट्रिक एसिड हमने लिया, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, मतलब आप इसे एक्सपेरिमेंट के रूप में भी कर सकते हो। अगर आपके पास हाइड्रोजन मतलब आपके पास अगर हाइड्रोजन है तो भाई इनके साथ आप एक रिएक्शन कर सकते हो, हाइड्रोजन क्लोरीन को लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसमें कर सकते हैं। एक एग्जांपल इस पे भी है, अगर आपके पास नॉर्मल ये चीजें अगर आपके पास है तो मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी यार, मैं फेस टू फेस करेंगे ना, देखेंगे रिएक्शन में क्या होता है, कैसे रिएक्शन कर सकता है। आपने क्या करनी है, एक सिट्रिक एसिड लेनी है, उसमें बेकिंग सोडा मिला देना नॉर्मली, या फिर अगर सोडियम बाइकार्बोनेट उनको साथ मिलाओ, उनके रिएक्शन से एक चीज होगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इस रिएक्शन को करते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट आपको क्या कहा था कि आपको जो है रासायनिक अभिक्रिया आपको करके दिखानी है, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके का होगा, तो जैसे यहां पर जो हमने लिया कि भाई आप जो है सिट्रिक एसिड ले लो, उसमें जो है आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा आप मिला लो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सिट्रिक एसिड लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो है कि सिट्रिक एसिड कौन सा है, पहले वो देखने की बात है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास पहले तो आपको सिट्रिक और उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने क्या किया कि ये ले लिया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि मतलब आपको जो है क्या था, सिट्रिक एसिड था डियर। तो सिट्रिक एसिड ये रहा। तो ये दो चीजें लेते हैं और इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर आपको वाटर डाल देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पानी इसके अंदर डालते हैं। सिट्रिक एसिड होता है ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा एसिड वाला इसमें, तो थोड़ा सा इसमें गुण होता है जिससे कि अगर हैंड उड या कहीं पर लग जाए तो थोड़ा सा क्या होता है कि नोचने उचने का काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है ये चीज है। अब जैसे देखिए मैंने ये डाला,
केमिस्ट्री पढ़ने का मजा तब आएगा जब आप जो है रिएक्शन को भी देखोगे, तब ज्यादा मजा आएगा। कि हकीकत में केमिस्ट्री जो है बड़ा इजी है, बाकी उसे आप रियल लाइफ से जोड़ो, उसे जो है आप एक लैब में करके देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो जैसे मेरे पास ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन करवाता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं वाटर डालता हूं, तो इस रिएक्शन से जो है रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन इसमें होगा, और इसके बाद जो गैस निकलेगा वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खूबसूरती होती है कि वो जो होता है ना, ठंडा ज्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे आपने अग्निशामक यंत्र का आपने नाम सुना होगा, है ना, जो आग बुझाने के लिए जनरली उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं ताकि वो आग बुझ जाए, तो उसके लिए भी हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं भरोसा हो तो मैं इनको काम करता हूं, अगर इसमें से जो आपको निकला वहां पर अगर मैं फ्लेम या फिर माचिस का अगर कुछ रखूं तो वो क्या होगा, भूत सकता है, मतलब भूत जाएगा आसानी से। चलो वो भी करके देख लेंगे। फिलहाल मैं इसमें क्या करता हूं कि पानी डालता हूं। ये हमारे पास वाटर है और इस वाटर को जो हम लोग इसमें डालने वाले। देखिए डालने के बाद इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, देखिए एक बुलबुला सा आपको निकल रहा है और इसके अंदर जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपको निकल रहा है। देखिए यूं भूत जा रहा है, इसका मतलब देख रहे हो इसके अंदर जो गैसेस निकल रही है, और ये काफी कूल है एकदम से, देख रहे हो एकदम फेम जैसा आपको जो है ये निकल रहा है, एकदम कूल है ये, एकदम से ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि ये देखो सिट्रिक एसिड है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है इतना ये ठंडा हो चुका है, अगर आप अपने हाथ से छुओगे तो एकदम ठंडा 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 आपको महसूस होगा। ठीक है, तो हमको इस रिएक्शन से क्या मिला, हमने तो रिएक्शन कर लिया भाई, लेकिन इससे क्या रिजल्ट मिला, तो ये हुआ कि भाई अगर किसी भी अगर हमारे पास जैसे सिट्रिक एसिड हो, कोई केमिकल हो, उन दोनों का हम क्या करते मिलाते तो एक नए गुण वाली चीजें हमको मिलता है, तो वो हुआ रासायनिक अभिक्रिया, है ना। तो नई चीजें हमें मुलाकात हुआ, नई चीजें मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, अपने गैसेस भी निकला, तो ये चीजें, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया, और किसी दो के मिलन से किसी तीसरे का रिजल्ट आया, है ना, कोई तीसरा आया, तो ये था रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है फिर उसका रिएक्शन करते हैं। आगे इसमें हमारे पास आता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। देखो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हमारे पास जो है कि इसमें गैस की उत्पत्ति होती है। अभी हमने एक रिएक्शन किया, उस रिएक्शन से एक चीज हमें मिला कि उसमें से गैस निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड खटाखट खटाखट गैस निकल रहा था, है ना, आपने देखा, तो ये चीज है। अब वो गैस निकलता है तो ये चीज है, और इसमें भी कुछ एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप देखिएगा कि आपके पास जो चीज के आपके पास है, मैं कोशिश करता हूं कि जो हमें आसानी से मिल जाए उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, ये चीजें हमारी खूबसूरती है। अब देखते हैं क्या ये कहता है, अगर आप जस्ता ले लीजिए, दानेदार जस्ता, उसमें HCl में हाइड्रोक्लोरिक, ये एसिड थोड़ा खतरनाक होता है दोस्त, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये ज्यादा खतरनाक होता है। कभी भी लैब में ये रिएक्शन करे, कभी स्कूल में करे, तो भाई वैसे तो मिलता नहीं है ये जल्दी से, लेकिन ये काफी खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा इसमें प्रबंध होता है। ये सिंपल ग्लव्स भी नहीं चलेगा उनके लिए ग्लव्स आपको मोटा वाला और अच्छा वाला ग्लव्स आएगा, तो वो आप लगा के कर सकते हैं। उसमें आपको सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है कराने पर उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। या फिर अभी हमने जो किया था कौन वाला, ये सिट्रिक एसिड वाला, बेकिंग सोडा वाला जो किए थे, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस की उत्पत्ति की बात हो गई कि अगर कोई रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति होती है तो ये एक रासायनिक समीकरण की एक विशेषता हुआ गैस की उत्पत्ति का। ठीक है, ये चीजें आपको बेसिकली आपको नॉर्मल था, ये चीजें आपको समझ में आया होगा, बोलेंगे जी हाँ ये चीजें हमको समझ में आया। अब देखिए जैसे हमारे पास जो है अवक्षेप बनना, बोलेंगे गुरुजी अवक्षेप क्या हुआ, अवक्षेप क्या हुआ, अवक्षेप ऐसा लग रहा है कि कोई फेन जैसी चीजें जो है आपको बाहर आएगा। बोलेंगे अरे यार रिएक्शन में फेन जैसी चीजें बाहर आएगा, आएगा जी आएगा, मैं वो कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा, डोंट वरी। जैसे देखिएगा अवक्षेप बनने में क्या, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है डियर, अवक्षेप क्या है, एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन में क्या होता है, पृथक हो जाता है, मतलब उसमें घुल जाता है उस अभिक्रिया में। बोलेंगे गुरुजी कोई ऐसा अभिक्रिया बताइए ना जो आपको हो सकता है, वो भी चीजें, लेकिन पीछे वाले की चीजों को भी एक तरीके से आप कह सकते हो, उसमें भी फेन जैसा आपको निकल रहा था, लेकिन वो कुछ देर के बाद वो शांत हो जाता है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहां पर आपको जो दिया हुआ है, जैसे आपके बुक में ही है, सोडियम क्लोराइड को अगर जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद बन जाएगा, तो ये हो गया अवक्षेप, दही जैसा एकदम फेन जैसा उसके अंदर बैठ गया जी, बन गया, तो बन गया, ये अवक्षेप की बात है। उसके बाद कहता है अगर आपके पास बेरियम क्लोराइड है, क्या बोला इसने कि अगर आपके पास बेरियम क्लोराइड है, उसको जलीय विलयन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर जो है बेरियम क्लोराइड का सल्फेट का एक सफेद अवक्षेप बनता है,
क्यों ना भाई इस एक्सपेरिमेंट को किया जाए। सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा ज्यादा महंगा आता है और ये जो है थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा अभी कि बेरियम क्लोराइड को जलीय विलयन में डालने पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वाला जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को अभी हम करके दिखाते हैं। हुआ बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसका क्या करते हैं, एक अवक्षेप बनाकर आपको दिखा दे। जैसे हमारे पास प्रश्न था कि भाई अवक्षेप बनाए, तो अवक्षेप बनाने के क्रम में जो हमें क्या करना था, एक बेरियम क्लोराइड का आप जलीय विलयन आप ले सकते हो। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मुंह में मास्क क्यों लगा लिया हूं और इतना मोटा वाला ग्लव्स क्यों पहना हूं। रीजन ये है कि ये आपको कोई साधारण केमिकल नहीं होता, बहुत खतरनाक होता है ये, और इसमें गंध जो होता है ना, इनको मिलाने के बाद थोड़ा गंध इसमें महकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है मैंने मास्क लगा लिया है और सेफ्टी जरूरी है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी काम करने से पहले सेफ्टी जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है थोड़ा सा मैं जलीय घोल बनाता हूँ, राइट ना। हमने सल्फ्यूरिक एसिड को जो है मैंने कुछ इस तरीके से खोल लिया, राइट ना, ध्यान दीजिएगा। और मैं इसको जो हूं, मैं थोड़ा सा पहले एक बूंदा थोड़ा सा मैं इसको डालकर देखता हूं। तो ये वाटर के साथ था, तो वाटर में जो है हम लोग एसिड को जो है डायरेक्टली नहीं मिलाते। इसको मिलाने से क्या होता है कि इसमें से थोड़ा सा आपको छनाक देने से कुछ निकलता है, जिससे कि कुछ निकलने का मतलब एसिड आपको जो है मुंह हाथ पे जो है आपको ये पड़ सकता है। इसकी वजह से जो है थोड़ा सा सतर्कता जरूरी है। अब यहाँ पर ये क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि अब ये जो है ना एक तरीके का, देखिए ये अब घोल बन चुका है, ये तो हीट हो चुका है। ये क्या हो चुका है, हीट हो चुका है। इसका हीट होने का मतलब क्या हो चुका है कि ये आपको जो है उष्माशोषी अभिक्रिया में से आ गया है ना, देख रहे हो, ये आपको हीट हो चुका है, ठीक है। एक तरीके का क्या हुआ, ये आपको अवक्षेप बन गया। देखिए एकदम दूधिया कलर हो चुका है, दूधिया। आप कुछ देर में ये बैठेगा यहाँ पे, है ना, एकदम दूधिया कलर लग रहा है कि आप इसको पी सकते हो। भाई पीना होना नहीं है, ऐसा कुछ करना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक चीजें होती है। तो है सल्फ्यूरिक एसिड को जो है इसके अंदर डाला। अब इसमें अवक्षेप बनने की बात है, तो अवक्षेप कैसे बनेगी दोस्तों, तो वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप देखिएगा इसमें मैं जो हूं ना, देखिए अभी आपको पता चलेगा। ये देखिए ये वाटर इनका निकल चुका है ना, ये अब देखिए ये दही जैसा लिक्विड इसमें पदार्थ है, आपको दिख रहा होगा। वाटर मैंने खाली कर दिया है, इसमें ये दही जैसा जम गया। दही, दही समझते हो, ये दही जैसा जो है ना आपको सफेद रंग का जो अवक्षेप है माय डियर, वो चीज है। अगर मैं इनको गिराऊं तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको गिर रहा है, देखो है, देखो एकदम गाढ़ा गाढ़ा जो है ये गिर रहा है ना, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर जो है अवक्षेप का देखिए क्या। तो ये था माय डियर, आपको जो है जब सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो उसके बाद जो है आपको अवक्षेप बनता है सफेद। और यही हमारा जो था प्रश्न था माय डियर, कि अगर आपको अवक्षेप की बातें होती है तो मैं इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को जो है मैंने करके दिखाया। अब हम इसमें चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे और उस पे अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसमें आगे ये है कि रंग परिवर्तन, जैसे गिरगिटिया रंग नहीं बदलता है जी, वैसा ही रंग परिवर्तन होता है। बोले कि गुरुजी किस तरीके से रंग परिवर्तन होता है, मैं बताता हूं ना जी। मैं रियल का भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और रंग जो है ना परिवर्तन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। जैसे हमारे पास कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के गैसों में परिवर्तन होता है। एक एग्जाम्पल है छोटा सा, पोटासियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का जो मतलब जो बैंगनी रंग है वो धीरे धीरे आपको गायब होने लगता है। ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो, बड़ा प्यारा। मैं करूंगा, ये भी एक्सपेरिमेंट करूंगा, इस पे और भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैं दिखाऊंगा कि भाई अगर हमारे पास पोटासियम परमैंगनेट है, उसके अंदर नींबू के जगह पे आप सिट्रिक एसिड का भी प्रयोग कर सकते हो, उसका भी वाटर जो है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। तो धीरे धीरे वो बैंगनी रंग से जो है, देखो ना, बैंगनी रंग से धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। और देखते हैं भाई कौन सा जो है उसके अंदर रंग आता है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, रंग परिवर्तन की बात है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी हम करके दिखाते हैं। इसके बाद आपको कहता है कि और भी एक्सपेरिमेंट है, जैसे आपको जो है पोटासियम डाइक्रोमेट के साथ कर सकते हो, या फिर अपने घर में आपको करनी है, घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करनी है तो बउआ रे तो हल्दी ले लिए। हल्दी भी तगड़ा सूचक है, चुकंदर भी ले सकते हो, हल्दी भी। हल्दी से रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन का प्रयोग बहुत ही आसान, बहुत ही रोचक है। आप इसे आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरीके का आपको क्या है, इंडिकेटर है। और ये कैसे होगा, इसका प्रयोग कैसे होगा, हल्दी का पीयर रंग होता है, उसका रंग भी चेंज होगा। अरे वाह, थोड़ा तो सब्र करो, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। तो ये रंग परिवर्तन का एक्सपेरिमेंट को एक साथ करते हैं,
चलिए देखिए एक्सपेरिमेंट में हमसे क्या पूछा जा रहा था, पहले पूछा जा रहा था कि आप क्या करें कि आप पोटासियम जो है पर मैग्नेट, देखिए पोटासियम पर मैग्नेट को बैगनी रंग के विलियन में, देखो पहली बात हमारे पास क्या करनी है, एक पोटासियम पर मैग्नेट चाहिए। देखिए मेरे पास पोटासियम पर मैग्नेट है ये, ठीक है ना, ये आपको जो है इस फॉर्म में, और मैं इस पोटासियम पर मैग्नेट को क्या करता हूं, एक विलियन में मैंने वाटर है, इसके अंदर मैं ये डाल देता हूं, ठीक है। अब बोले कि ये डालने के बाद क्या होगा, देखते हैं डालने के बाद क्या होगा। देखिए आप देख के समझ जाएंगे कि इसका जो कलर है देखिए किस तरीके का, बोलेंगे सर ये आपको बैगनी रंग का विलियन है। अब बोलता है कि इसके अंदर आप एक काम करें कि आप जो है ना इसमें नींबू निचोड़ दें, तो लेकिन मेरे पास नींबू अभी है नहीं प्रेजेंट में, तो नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो है सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलेंगे गुरु ये सिट्रिक एसिड क्या कमाल कर सकता है। अब जैसे देखने की बात है कि मैं क्या करता हूं, ये सिट्रिक एसिड है राइट, मैंने इन्हें खोला तो नींबू था नहीं, तो मैंने इसी को जो है थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया जी, ठीक है। ये लो भाई मैंने इसको इसके अंदर डाला, देखिए अब इस बीकर में देखिए मैंने डाल दिया जी सिट्रिक एसिड है राइट, बोलेंगे राइट। अब मैं इसमें क्या करता हूं, थोड़ा सा आपको जो है वाटर डाल देता हूं, ठीक है। देखिए मैंने वाटर डाल दिया जी, बोलेंगे इसमें तो कोई आपत्ति नहीं, इसके अंदर वाटर जा चुका है और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड जा चुका है। अब मैं इसे क्या करता हूं, थोड़ा सा मिला देता हूं, सिट्रिक एसिड का जो है घोल बना दिया, क्योंकि हमारे पास चाहिए था क्या चीज, नींबू का रस, और मैं इसमें जो हूं मिलाने वाला हूं इसको। देखिए अब देखते हैं इसके रंग में क्या परिवर्तन आता है, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा आप इसमें। मैंने इसके अंदर डाल दिया जी, और आप देख लीजिए इसका कलर जो है पहले बैगनी रंग का था, आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा कलर एक अलग लेवल पे बन चुका है डियर। देखिए कलर आप देखिए एकदम ब्लैक टाइप का, एकदम से जो है एकदम से पूरा का पूरा रंगीन वाला एकदम बन चुका है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब इसको 2 घूंट मार लो यार, ऐसा नहीं कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया रंग परिवर्तन। पहले हमारे पास था बैगनी रंग का विलियन, जिसके अंदर हमारे पास क्या था, पोटासियम पर मैग्नेट डाला हुआ था, जिससे कि वो बैगनी रंग का हो गया। और मैंने क्या किया कि उसमें नींबू का रस निचोड़ दिया, नींबू के रस के जगह पे मैंने सिट्रिक एसिड का प्रयोग किया। तो ये रंग परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण में से एक है माय डियर, ठीक है। देखिए इसका पूरा रंग देख सकते हैं आप, पूरा रंग अब बैगनी से देखिए किस रंग का हो चुका है ना। तो ये हो गया रंग परिवर्तन का उदाहरण। अगर आप चाहते हो तो आप हल्दी पर भी कर सकते हो, चुकंदर पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर हल्दी पे करते हो तो उसके लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो फिर आप उस पर कर सकते हैं। मैंने इसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो इसके रंग में थोड़ा सा और परिवर्तन हो चुका। पहले से देखिएगा तो कुछ इस तरीके से इसका रंग है, हाँ जी। अब इसका रंग जो है थोड़ा सा और परिवर्तन के टाइप पे दिख रहा है, देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ ज्यादा ही आपको ये डार्क हो चुका है। अगर मैं इनको जो हूं देखिए मैं इनके अंदर डाल रहा हूं, देखिए है ना, देखिए कलर रियलिटी देखिए किस तरीके का ये, देखिए ये बैगनी रंग से देखिए किस तरीके से इसका रंग चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है इसके रंग परिवर्तन माय डियर होता है। अगर आप चाहते हो तो आप हल्दी पर भी कर सकते हो, चुकंदर पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर हल्दी पे करते हो तो उसके लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो फिर आप उस पे कर सकते हो। डियर अब हम बात करेंगे चौथे नंबर पे, अब आ चुका है हमारे पास ताप में परिवर्तन के कुछ रासायनिक अभिक्रिया। देखो यार मैं ताप के परिवर्तन का पीछे कर चुका हूं। सबसे पहले वो एसिड वाला जो किया था, सल्फ्यूरिक एसिड, खतरनाक एसिड वाला, दही जैसा जम जाता, वो गरम गरम होता माय डियर। वो क्या होता है कि गरम होता, मतलब वो उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें गर्मी महसूस होती, वो क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा शोषी। यहां पर आप कली चूना के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ, अगर आपके पास उदाहरण के लिए कोई कली चूना के ढेले पर आप जल गिरा दो जी, वो क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होती है। अगर ना भरोसा हो ना तो आप बाजार से जो है आप क्या कर लो, पेंट करने वाला चूना खरीद लो। उसको ना भरोसा क्या कि भाई जब आप दिवाली के टाइम में पेंटा करते हो ना जी, देखना कि उसके अंदर से एकदम खद खद करेगा, खदमदाएगा, एकदम गरम गरम हो जाता है दोस्त। वो आपको क्या होता है, जो जिसमें ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है, वो क्या होता है, उष्मा क्षेपी होता माय डियर। अच्छा उष्मा शोषी बोल देते क्या, ओ पहले सॉरी इसके लिए। वो अभिक्रिया जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और जैसे मैंने एक कुछ देर पहले कौन सा रिएक्शन किया था, जल्दी से बताओ रहा, सिट्रिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है, ठंडा होता वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, क्योंकि उष्मा जो है, उष्मा नहीं, उसमें एकदम ठंडेपन पड़ा, एकदम, मैं तो अभी आपके हाथ में नहीं, तो मैं पकड़ा के दिखा देता, एकदम ठंडा ठंडा महसूस होगा, ठंडा ठंडा कूल
अनुकूल, तो वो क्या होगा कि भाई ये आपको जो है इसके विपरीत वाले में है, वो क्या होगा, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। अगर आप उसको छुएगा, मतलब उसको टच करते हो, मैंने ऐसा करके टच किया, बड़ा एकदम ठंडा ठंडा महसूस, आह क्या ठंडा, तो ये आपको हो गया उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये हमारे पास था आपको ताप में परिवर्तन का कुछ अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं आगे क्या है। इसमें आगे जो है अवस्था में परिवर्तन है 5वें नंबर पे। देखो बाबू, अवस्था में परिवर्तन में क्या होगा कि कोई ऐसी चीजें, एक उदाहरण के लिए इसने मोमबत्ती लिया, कहते हैं अगर मैं इस मोमबत्ती को जलाता हूं, ठीक है ना, क्या करते हैं इस मोमबत्ती को जलाते हैं, ये मेरे पास माचिस है और मैं इसे अभी जलाऊंगा तो क्या होगा, जलाने पर क्या होगा, इनकी ये जो बॉडी का जो शेप है ये धीरे धीरे क्या होगा, पिघल जाएगा, मतलब इसका अवस्था बदल जाएगा। तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। इसीलिए कहा कि अगर मोमबत्ती जलाने पे मोम का कुछ भाग द्रवित होकर क्या होता भाई, नीचे गिर जाता है, और कुछ भाग वाष्प के रूप में क्या होता है, ये परिवर्तित होकर चला जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है, मतलब वाष्प के रूप में निकल गया जी। और मोमबत्ती के जलने पर जो ठोस मोम गैस में परिवर्तित हो जाता है, और मोमबत्ती का मोम जलकर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, मतलब आपको द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं अब इसको मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूं, नॉर्मली ये चीज जानते हैं, इसको जलाएंगे तो क्या होगा, आपको ये धीरे धीरे आपको लिक्विड के फॉर्म में आएगा, है ना। उसके बाद जो गैसेज रिलीज होती है माय डियर, वो होता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अवस्था में परिवर्तन होता है दोस्तों। तो अवस्था में परिवर्तन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपने जो है रासायनिक अभिक्रिया देख लिया, लेकिन अब जो है इसमें हम लोग रासायनिक समीकरण देखेंगे। सोचेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं ऐसा मेथड बताऊंगा कि आप रासायनिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और यकीनन ये एग्जाम में आपको रहता है। इससे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए रासायनिक समीकरण होता क्या है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि बताओ बच्चे रासायनिक समीकरण क्या है, तब आपका जवाब यहां पर क्या होना चाहिए, वो बातें अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे हमसे पूछा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण जो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। बोलेंगे सर क्या मामला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया जी। अभी देखो मैं बताता हूं, इसने क्या कहा, बोला कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया, ऊपर वाला जो कांड किए थे उतना सारा जो एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे जी, उस अभिक्रिया में कोई भाग लेने वाले पदार्थ, कोई भी भाग लेने वाले पदार्थ, उसको संकेत, तो जैसे मैंने क्या किया, कार्बन को सी से डिनोट कर लिया, ऑक्सीजन को हमने O2 लिख दिया, नहीं तो बिना हमको CO2। इसका मतलब क्या है, इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ और जिसको हमने संकेत एवं सूत्रों की मदद से जो हमने ड्रॉ किया, जो इक्वेशन बनाया, उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन प्लस का क्लोरीन मिलाया तो हमारे क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिला। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हुआ रासायनिक मतलब समीकरण, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, एक इक्वेशन। तो हमने रासायनिक अभिक्रिया को जो मैं फॉर्म में जो सॉल्व करते हैं वही रासायनिक समीकरण कहलाता है, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, संकेत एवं सूत्रों की मदद से काम करते हैं, है ना, ये चीज है। और हम लोग इसमें इसलिए लिखते हैं, ये थोड़ा शॉर्ट पड़ता, अगर हिंदी में लिखे तो भैया हाइड्रोजन, तो ऐसे लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोरीन तो दिक्कत होगा, इसलिए जो है ना शॉर्ट फॉर्म में क्लोरीन हाइड्रोजन। अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो पता चला कि हाइड्रोजन ये होता, सर आयरन को क्या कहते हैं, गोल्ड को क्या कहते हैं, सर उसको कैसे लिखेंगे। हाँ, उनका भी संकेत एवं सूत्र होता है माय डियर, क्या होता है, उसका भी संकेत एवं सूत्र होते हैं, तो उसे भी जानेंगे। थोड़ा सा सब्र कर लो यार, थोड़ा सा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको लिखने का नियम क्या है। नियम क्या, देखो हर चीज का कुछ ना कुछ नियम कायदे होते हैं। डायरेक्टली किसी को लाके किसी में घुसेड़ दिया ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो इसका नियम क्या था, इसको रट्टा मत मारना जी, रट्टा मत मारना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताऊंगा, ज्यादा मतलब नौटंकी नहीं करनी है। देखो कहता है अभिक्रिया के जो अभिकारकों को उनको संकेत एवं अनुसूत्रों के पदों में लिखते हैं ना, लिखे ना, संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखे। चलिए ठीक है जी। और इसे जो अभिकारक होते हैं उसको बाईं ओर लिखते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रिजल्टेंट ये अभिकारक हो गया, जबकि ये क्या हो गया, ये आपका प्रतिफल हो गया। तो ये बात आपको पता रखनी है। अब इसके बाद क्या कहता है, अभिकारकों को सूत्रों के बीच धन का हम लोग चिन्ह देते हैं। देखो प्लस का चिन्ह है ना बीच में,
यही कह रहा है, यही नियम कायदे यही है, ठीक है। कहते प्रतिफलों को सूत्रों के मध्यम में भी आपको प्लस का चिन्ह दिया जाता। चलो ठीक है जी, इसके बीच में भी अगर आपको यहां पर जो है कोई और कुछ होता तो यहां पर भी हम प्लस डाल के कांड करते, ठीक है। ओके जी, ऋण चिन्ह नहीं देते। कहते हैं अभिकारकों और प्रतिफलों का तीर का निशान हम लोग देते हैं। बीच में क्या करते, जब रिजल्टेंट आता तो उसको हम लोग क्या करते, एक तीर का निशान देके आगे काम करते। इसी को जो है बताया, ये नियम कायदे हैं, ठीक है। अब ये बातें हमको समझ में आ गया जी। अब बात होती है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर कि संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। वैसे देखो, पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं या फिर असंतुलित समीकरण क्या, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे देगा बोरे समीकरण इसे करके दे दिल को, बोलते बोरे को संतुलित कर। सच्ची बता रहे हैं, ऐसे करके दे दिया, बोला अरे बोरे ये क्वेश्चन को संतुलित करके दिखा, इसका मतलब पहले से वो असंतुलित होगा, तो उसे संतुलित करने के लिए देखा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, पहले संतुलित समझ लो फिर असंतुलित, फिर वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले देखो संतुलित होता क्या। कहते हैं ऐसा संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है। सर जी मामला नहीं समझ ले, हमारा पेटवा में हजमोला ना हो ले, मतलब हजम नहीं हो ले की मसला। देखो मैं बताता हूं क्या बोला इसने, तत्व की जो परमाणु संख्या ना वो समान होती है। जैसे जैसे देखो ना, देखो ना, देखो ना, अभी तक नहीं ध्यान दिया होगा। हाइड्रोजन क्या है, बोलेंगे सर जी 2 को लिखा तो 2 को हाइड्रोजन, क्लोरीन 2 को लिखा हुआ मतलब क्लोरीन 2 को। और यहां पर देखना ये तो आपका क्या है, अभिकारक है ना जी। और ये क्या बोलेंगे गुरु, ये तो प्रतिफल है ना। तो मतलब ये हुआ है कि 2 को हाइड्रोजन 2 को क्लोरीन। अब मुझे बता यहां पर हाइड्रोजन क्या है, बोलेंगे सर जी 2 से गुना है तो 2 को हाइड्रोजन हो गए। तो बोलेंगे गुरु एक बात बताइए क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन भी 2 को, बोलेंगे सर जी 2 क्लोरीन में नहीं। एक बात याद रखना मेरे दोस्त, सर क्या बताओ, अगर कोई हमारे पास AB है उसमें गुना 2AB लिखा हुआ तो इसका क्या मतलब है कि बेटा ये 2A से भी गुना है 2B से भी गुना है, क्योंकि दोनों इनटू में। तो ये बातें यहां पर होता है डियर, इस बात को जो है कंफर्म आप याद रखिएगा। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन 2 दोनों तरफ जो है ना परमाणु की संख्या जो है ना बराबर होनी चाहिए, बस दोनों तत्वों, बस यही संतुलित होता है। अगर नहीं है तो उसे आप संतुलित कीजिए। और जितने भी समीकरण लिखते, जितने भी इक्वेशन है इधर 2 3 4 जो लगा के नहीं लिखते, वो सब संतुलित करने के लिए लगाते मेरी जान। ये होता पूरा मैटर समझनी है, ठीक है। इसके बाद होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण गुरुजी ये क्या होता है। कहता है असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरणों के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या जो होती है बाबू समान नहीं होती। जैसे हाइड्रोजन 2 को, ऑक्सीजन 2 को। अब मुझे बता मेरी जान यहां पर क्या होनी चाहिए, बोलेंगे सर जी यहां पर भी हाइड्रोजन 2 होनी चाहिए। अरे देखो ना 2 को तो हाइड्रोजन दिए हुआ, हाँ देख ले थोड़ा सा कबीरा बल्दी। ऑक्सीजन क्या गुरु, ऑक्सीजन एगो है बेटा, इसके पैंट में, इसके मतलब ये क्या है पैर में लिखा हुआ है, ये देखो पैर में लिखा हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन 2 हुआ लेकिन ऑक्सीजन 2 तो नहीं है, इसलिए आपको क्या है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर ऐसा इक्वेशन कहीं पे दिखेगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। सर जी के लिए कोई फार्मूला है या कोई मेथड बताएंगे जी, बताएंगे। आइए, तो हमने अभी देखा रासायनिक समीकरण को, संतुलित और एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमने देखा। अब बात करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण को वो संतुलित किया कैसे जाता। अगर वो गड़बड़ है तो कुल मिलाकर का थोपड़ा जो है संतुलित जैसा दिखाना है, मतलब हुलिया को चेंज करना है कुल मिला के। बोलेंगे गुरुजी हुलिया चेंज करना है मतलब आपको प्लास्टिक सर्जरी, हाँ करवाते। देखो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोलेंगे सर 2 बातों का ध्यान, कौन सा 2 बातों जी, डिंकच का वाला नहीं मेरी जान, वो वाला नहीं। देखो तो से कहते हैं अभिक्रिया से संबंध में प्रत्येक आपके पदार्थ को सूत्र एवं संकेत मालूम होनी चाहिए। बोलेंगे सर हमरा के तो पते ना है एक संकेत एवं सूत्र, मैं बता देता हूं उसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक सरल विधि है जिसे कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि। बोलेंगे गुरु ये क्या मामला होता, अनुमान द्वारा संतुलन विधि क्या है। देखो ये कहता है कि आप अनुमान द्वारा आप लगा सकते हो। कहते हैं इसको जो है इस विधि के द्वारा अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो चीज है। तो यहां पर कुछ बातें इनके बारे में लिखी हुई, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम है ना जी। तो इन सभी को जो है इनमें से तकरीबन जो है आप इसे याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को, अच्छा ठीक है मैं इस पीरियोडिक टेबल को हटाते हैं फिलहाल। देखिए तकरीबन आप इतना जरूर याद रखिएगा, देखिए ये केमिकल जो है
एलिमेंट नंबर एवं सिंबल है। देखिए हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, ब्रॉन कार्बन को इस तरीके से जो है आप इसका तकरीबन जो है आप ये याद रखिएगा। परमाणु संख्या भी याद रखनी, ये परमाणु संख्या है, ठीक है ना। ये चीज़ें माय डियर, ठीक। तो कुछ इस तरीके से जो है हम तकरीबन 60 को आपको दे रहे हैं। तो ये तकरीबन 60 को जो है आप इसे स्टडी कर सकते हैं या फिर आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो और अपने कॉपी पे एकदम प्यार से माय डियर आप इसे क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ पर से पूरा, ठीक है। ओके जी, जरूर इसको याद रखिएगा। फिलहाल मैं टॉपिक पर चलता हूँ। टॉपिक हमारा ये है कि ये ऑब्जेक्टिव में आपको देगा कि भैया हमारे पास समीकरण आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। Mgcl2 + H2 को जो है संतुलित करें। अभी संतुलित नहीं है, Mg एगो अभी ठीक है, हाइड्रोजन एगो, क्लोरीन दूगो, यहाँ पर क्लोरीन दूगो नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पे दूगो है ना। तो दिक्कत है जी, दोनों तरफ बराबर करनी है, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे गुरु दोनों तरफ सर बराबर कैसे होगा, बराबर करने का कोई तो उपाय होगा गुरु जी। हम बोलेंगे जी हाँ, उपाय तो है, बहुत सारा उपाय है। ये उपाय हमारे पास जो होता है आपको जो है क्या कहते हैं उसको मतलब आपको जो है बैलेंस्ड इक्वेशन करके हम लोग जो है काम कर सकते हैं। जैसे देखिएगा रासायनिक समीकरण को जो है एक प्यारा अनुमान द्वारा सरल विधि से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे आप लोग जो है हिट एंड ट्रायल मेथड भी हम लोग कहते हैं। तो वहां पर हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस मेथड का इस्तेमाल करके आसान होता है, मैं एकदम चिंदी वे में सिखाता हूँ। देखो कैसे, इधर क्या है अभिकारक है गुरुजी, तो आप इसको LHS थोड़ा देर के लिए समझो। मैथ वाले हो, अरे मैथ तो पढ़े ना, LHS और RHS की तो बात सुने हो ना जी। बोलेंगे सर हिंदी में नहीं लिख सकते बायां पक्ष, हाँ लिख सकते भैया, कौन जबरदस्ती ठुठुरिया पे चौहर के गिरो पकलोल मारे तू LHS से लिख, ऐसा कोई मैटर उटर नहीं होता, ठीक है। मैंने LHS पार्ट को लिखा दिया। LHS पार्ट में मैंने यहाँ पर ये देखा कि LHS में जो है Mg है और Mg मैग्नीशियम और हाइड्रोजन है। तो देखो एक जोड़ के एक साइड वाले को एक साथ ही लिखो, ठीक है, अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन क्या एगो है, Mg आपको एगो था, ठीक है, बोलेंगे ठीक है जी। आओ ना इसको जो है थोड़ा सा मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। देखो बड़ा प्यारा है, ये एग्जाम में रहेगा इसलिए एकदम सीरियस लेना माय डियर। Mg क्या एगो है, एगो है, बोलेंगे ठीक है जी। हाइड्रोजन एगो, क्लोरीन भी एगो, देखो ये भी एगो है, ये भी एगो है, बोलेंगे सर ठीक है जी। ये बात तो हमको समझ में आ गया, ये LHS पार्ट में है, इतना चीज है। RHS में मैंने देखा कि RHS में ये देखा मैंने कि Mg आपका एगो है, बोलेंगे सर Mg एगो है। Mg वाले में एक और गुना है Cl2, तो Cl का एगो, बोलेंगे सर Cl दूगो है, इसको एक ब्रैकेट में डालना, ठीक है, फिर जोड़ के एक साइड को एक ब्रैकेट में। हाइड्रोजन का एगो, बोलेंगे गुरु हाइड्रोजन दूगो है। अब देखिए अब यहाँ पर कौन नाइंसाफी कर रहा है, कौन कमीनापंती कर रहा है, ठीक है। जैसे देखिएगा कि मैग्नीशियम एगो था, मतलब आपको Mg एगो था, Mg एगो, यहाँ पर एकदम सबर करना है, यहाँ पर बोलेंगे गुरु एकदम ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं, एकदम जय जय है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एगो है और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन दूगो है, बोलेंगे ये बहुत बड़ी नाइंसाफी, ये तो कमीनापंती हो गया ना। इधर अगर हाइड्रोजन एगो तो हाइड्रोजन इधर भी एगो होनी चाहिए, गलत बात है ना। इधर दूगो है तो हम लोग भी बर के काबिल और साथ में बिहारी भी। इधर एगो था तो हमने इसमें 2 से गुना कर दिया, बोलेंगे सर 2 से गुना करेंगे तो दूगो हाइड्रोजन हो जाएगा, बोलेंगे वही तो करना चाह रहे थे। दूगो हाइड्रोजन हो गया, दूगो क्लोरीन हो गया, अब मिलाते हैं, दूगो हाइड्रोजन हुआ, दूगो क्लोरीन, अरे ऑटोमेटिक याद रखिएगा ये दो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। इसका मतलब ये है कि दूगो हाइड्रोजन, दूगो क्लोरीन, दूगो हाइड्रोजन, अब ठीक है, हो गया बराबर, हो गया जी। तो यही होता है। अब इसको जो है अब लास्ट में लिख देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। हमारे पास क्या आया, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण। देखो अब हमारे पास जो है संतुलित रासायनिक समीकरण का जो रूप आया डियर वो हमारे पास आ चुका है। देखिए इसको सेम टू सेम, इसमें मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, बोलेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं किया। अब देखिए मैग्नीशियम सेम टू सेम है, इसमें सिर्फ मैंने 2 से गुना किया था, तो 2 इसके यहाँ पे मत लिखना, 2 सामने आएगा, मतलब 2 यहाँ पर लिखाएगा, दूगो HCl आप यहाँ पर लिखिएगा, जोड़ का दूगो HCl, ठीक है, ये हो गया जी। तो ये मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया, इसमें साथ इसके साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया था। इसको शांति से हम लोग लिखेंगे, जैसे देखिएगा ये आपको जो है तीर का निशान, ये MgCl2 है, तो MgCl2 एकदम जैसा था वैसा ही, मैंने इसके साथ कोई बड़ा काम नहीं किया। H2 था जोड़ में, H2 लिखा, इसके साथ अगर काम करते तब लिखते, वरना नहीं। ये हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का अगर क्वेश्चन देगा, ऐसा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा 4 गो ऑप्शन देगा, बताओ इनमें से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो आपको वहां पे गोला भरना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन था, इस तरीके से आप इसे बना सकते हो और इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं ना, ये चीज है। आइए एक और आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको खतरनाक दिख रहा होगा।
लेकिन आप जितना खतरनाक इसको सोचते हो उतना खतरनाक है नहीं डियर। जैसे देखिए, इसका भी लेफ्ट साइड को पहले इकट्ठा कर लो और इसका भी लेफ्ट साइड को इकट्ठा कर लो। बोलेंगे गुरु अगर लेफ्ट साइड को इकट्ठा कर लिए तब क्या फायदा होगा जी? देखो फायदा ये है कि मैंने अगर इसका LHS पार्ट को इकट्ठा किया तो LHS में जो है माय डियर हमारे पास क्या है? बोलेंगे सर LHS में हमारे पास जो है AL है और AL क्या गो है? बोलेंगे AL एगो है जी। CL क्या गो है? बोलेंगे सर CL 3 गो। इसको एक ब्रैकेट में डालो डियर, ठीक है। अब देखो इधर CA क्या गो है? बोलेंगे सर CA एगो है। OH क्या गो है? OH को आप दूगो कहोगे तो दूगो OH है। बोलेंगे ठीक है जी। आइए RHS साइड में। माय डियर मैंने RHS में एक चीज देखा यहाँ पे कि AL जो है, AL हमारा जो है वो एगो है, ठीक है जी। OH क्या गो है? तो OH हमारा 3 गो है, तो ये हमारा हो गया OH 3 गो। यहाँ पर हमारा CA जो है माय डियर वो आपको एगो है और यहाँ पर CL क्या गो है? बोलेंगे सर यहाँ पर 2 गो है। एक वाले जोड़ के इस साइड वाले को एक ब्रैकेट में डाला और इसको जो है एक ब्रैकेट में डाला, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में। अब बात होती है कि बराबर करना। AL एगो, AL एगो जय जय है। CL 3 गो, CL था इसमें, हाँ CL भी है, CL 2 गो। ये बड़ी ना इंसाफी है, ये बड़ा ना इंसाफी है। देखो देखो CL यहाँ पर 3 गो दिया हुआ है और यहाँ पे CL 2 गो दिया हुआ। ये तो कमीनापंती है ना जी, ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए ना। तो हम लोग भी बर के काबिल। यहाँ CL 3 गो था ना, मैंने इसमें जो है कितना से गुना कर दिया? 2 से गुना कर दिया। 2 तिया 6, CL 6 गो। यहाँ सर इसमें को भी 6 गो करना पड़ेगा। मैंने इसको भी 3 से गुना कर दिया, उल्टा कर दिया। इसका 2 इसमें डाल दिया, इसका 3 इसमें डाल दिया। 3 दूना 6 गो CL अब हो गया जी। लेकिन बोलेंगे सर लेकिन 2 गो सर जी AL भी तो हो गया। ए भगवान, इसको ठीक करने के चक्कर में AL गड़बड़ा आ गया, AL 2 गो हो गया। मैंने AL में भी 2 से गुना कर दिया। लो भाई अब कौन क्या करेगा जी? लो भाई मैंने AL को भी बराबर करने के चक्कर में 2 से इसमें भी गुना कर दिया। 2 गो AL 2 तिया 6 गो OH। हे भगवान 6 गो OH हो गलो रे बउआ, लेकिन OH 2 गो है यार। ये तो ये भी गड़बड़ हो गया जी। देखो ना OH क्या गो हो गया? 6 गो, यहाँ पे OH 2 गो है। इसको 6 कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर 3 से इसको भी गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 गो, 6 गो OH, 3 गो CA 3 गो है जी। CA 3 गो है, गुना हो गया। हमको लगता है ना सब कर्म हो गलो बउआ। अब सब कर्म कांड हो गए तो लिखने की बारी है। देखो जैसे देखो मैं एक बार मिला लेता हूँ, ठीक है। AL 2 गो, ठीक है। AL 2 गो हुआ, चेक कर रहे हैं। AL 2 गो हुआ, ठीक है। 2 तिया 6 गो, CL 6 गो, CL 6 गो है। 2 तिया 6, CL 6 गो, ये भी ठीक है। CA एगो, CA 3 इकाई 3, तो CA 3 गो, यहाँ 3 से गुना किए तो ये भी CA 3 गो। OH 3 दूनी 6, OH 6 गो, 2 तिया 6, OH 6 गो, बिल्कुल ठीक है। मैंने ये मिला लिया जी। आपको मिलाने का तरीका आप अलग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप रफ में भी जो है आप गुना करके दिख सकते हो कि ये इतना इतना, ठीक है। ये मेरा पूरा हो गया जी। अब यहां पर से मैं लिखूंगा, अब संतुलित रासायनिक समीकरण है वो लिखूंगा। बोलेंगे गुरु आप तो कर लिए इतना, हाँ कर लिए। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। बोलेंगे सर आप लिखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होगा? बोलेंगे पहला वाला में 2 से गुना किए थे, यही ना, तो यहां पर हमने 2 से गुना कर दिया। तो यहां पर मैंने लिख दिया 2L, क्या था? 2L CL3 था, तो ये हमारे पास CL3 था। फिर जोड़ था, यहाँ पे जोड़ मैंने दे दिया। इसके बाद यार दूसरा वाला में जो है मैंने 3 से गुना किया। देखो यहाँ पे सिर्फ 3, इसके सामने सिर्फ 3 डालेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग कितना डालेंगे? 3 को डाल देंगे। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3, आपको जो है CaOH2, ठीक है। ये हमारे पास ये भी हो गया। लेकिन जो आपको प्रतिफल है उसमें मैंने इसमें 2 से यहाँ पे गुना किया और इसमें हमने 3 से गुना किया, हो गया जी। मतलब हमारे रिजल्टेंट में, मतलब ब्रैकेट प्रतिफल में जो हमने इसमें क्या किया, आपको जो है मैंने 2 से गुना किया था। 2AlOH कितना था? 3 था। फिर हमने जोड़ का निशान, इसमें हमने गुना किया 3Ca और हमने Cl2, हो गया जी। तो 3CaCl2 और मैंने ये इसे यहाँ पर भी लिखकर दिखा दिए थे। तो ऐसे 2 3 आ गया, मतलब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। देखो लॉजिक समझनी है, मैजिक ऑटोमेटिक होगा। तो लॉजिक यही था माय डियर, और इसमें और भी आपको उदाहरण के रूप में मिलेगा, तो बुक में भी आपको उदाहरण के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो चीज़ें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। एक उदाहरण ये भी है, तो इस तरीके के उदाहरण को भी एक और उदाहरण को सॉल्व करते, बाकी आप जो है इनको सॉल्व कीजिएगा, राइट। जैसे देखना हमारे पास ये समीकरण है, इधर ये, तो लेफ्ट में मैंने देखा LHS में कि Fe क्या गो है? बोलेंगे सर Fe एगो है। H क्या गो है? इसको एक ब्रैकेट में, H क्या गो है? तो H 2 गो हुआ।
ऑक्सीजन का एगो है, मतलब O का एगो है तो O एगो हुआ, राइट। RHS में मैंने देखा कि RHS में मैंने देखा कि F का एगो है, Fe बोलेंगे Fe 3 गो है, ऑक्सीजन का एगो है, ऑक्सीजन 4, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन का एगो है तो बोलेंगे हाइड्रोजन 2 गो है। अब मैंने सबको मिलाया कि भाई अब यहाँ पर से जो है कौन कितना है और कौन का कर सकता है, ठीक है ना, कर्म करेगा कौन कौन। जैसे देखिए Fe एगो मतलब आयरन एगो था, आयरन 3 गो था, ये तो बड़ी ना इंसाफी है लाल, तो मैंने भी आयरन को 3 गो बना दिया, सुसरा हो गए आयरन 3 गो, आयरन 3 गो। अब ठीक है, हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है। ऑक्सीजन एगो, अरे दादा ऑक्सीजन एगो, और जबकि ई बकलोल बा 4 गो ऑक्सीजन, इधर 4 गो, यार ये तो बहुत बड़ी गलती है। ऑक्सीजन इधर मैंने इसको भी 4 कर दिया, तो 4 इकाई 4, ऑक्सीजन 4 गो, तो ऑक्सीजन 4 गो। लेकिन सर हे हाइड्रोजन गड़बड़ हो गई हो, 4 दूना 8 हो गए, तो मुझे यहां पर भी 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन। वाह यार गड़बड़ हुआ, मैंने उधर भी गुना कर दिया, मतलब कुल मिला के दोनों तरफ मैं बैलेंस्ड कर रहा हूँ गुना करके, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। हाँ यही चीज़ है। अब हमारा जो है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण जो आपको आ जाएगा माय डियर, वो कितना आ जाएगा। जैसे देखिए पहला वाला में मैंने 3 से गुना किया तो 3Fe, और दूसरा वाला में आपको 4H2O, ठीक है। अब ये तीर का निशान है, और हमारे पास जो है Fe 3 नहीं इसको गुना नहीं किए थे, O4, ये सेम टू सेम है, इसमें हमने गुना किया था, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन के गो हो गया, बोलेंगे सर 8 गो हो गया, ठीक है। सामने कभी भी गुना करेंगे तो उसको हम लोग सामने लिखेंगे, पैर में मत लिख देना 8 गो, वरना अनर्थ हो जाएगा, ऐसा मत कीजिएगा। सामने गुना करने वाला चीज़ है, सामने आपको आता है, ये हो गया जी। और मेरे तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट ये कि ये क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करिएगा, एक और क्वेश्चन होगी तो ये क्वेश्चन को आप सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। मेरे तरफ से गिफ्ट है, इनको जरूर सोल्यूशन करके आओ, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं हमें, ठीक है ना, तो ज्यादा मुझे भी अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा, समझ रहे हो ना। तो डियर इसमें अब हम आगे बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाना, ऐसा कोई खास बात नहीं है, नॉलेज के लिए जानकारी रखनी है। देखिए अधिक उपयोगी कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमने अभिकारक एवं जो प्रतिफल, इतना आपने इक्वेशन सॉल्व किया है ना, उसमें जो है आपको भौतिक अवस्था की उसमें हम लोग जानकारी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई अभिकारक या प्रतिफल में जो है, जैसे हमें उसमें संकेत एवं सूत्रों को ठीक आगे कोष्ठ डाल के, अगर मान लो कि वो कोई सॉलिड है, क्या है वो सॉलिड है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कुछ इस तरीके से किसी भी आपको जो है, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हमको लिखा हुआ है कि CO2 लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर एस लिखा हुआ है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पर ये सॉलिड है तो गैस, लेकिन सॉलिड होगा। तो इस तरीके से अगर वो है तो सॉलिड आपको देंगे, मतलब ये सॉलिड हो जाएगा। अब जैसे कोई गैस होगा तो वहां पर हमारे पास कुछ होगा, तो यहाँ पर हम लोग जी का प्रयोग कर लेंगे तो ये गैस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। या फिर कोई जलीय विलयन है, मतलब कोई पानी वाला लिक्विड फॉर्म है, तो उसके नीचे जो है AQ का प्रयोग कर लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वो हो गया जी जलीय विलयन है। तो ये कुछ इस तरीके से आप काम करिएगा। एक होता ऊष्माक्षेपी और एक होता ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पहले भी देखा, जिसमें उष्मा का होता हो, किसी में उष्मा नहीं आता, 2 तरीका, उसको भी आप जानकारी दे सकते हो कि कौन उष्माक्षेपी है कौन उष्माशोषी है। उसमें कुछ नहीं करना, अगर रासायनिक अभिक्रिया को कोई अवशोषित उष्मा की जानकारी देनी है तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हम लोग समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा हम लोग लगा लेते हैं, और उष्माशोषी अभिक्रिया के समीकरण की बाईं ओर उष्मा लिख दिया जाता है। उसमें आपको उष्मा लिखते बट लेकिन दाईं ओर, और इसमें लिखते बाईं ओर। तो ये हो गया क्षेपी, वो हो गया शोषी, बस यही जानकारी हमको देना था, ठीक है ना, और कोई खास बात नहीं है। अब गैस की उत्सर्जन की जानकारी देनी है, तो जैसे हमारा ये हाइड्रोजन गैस है, बोला गैस निकल रहा तो हाइड्रोजन गैस है। अगर मुझे ये बात लिखनी है कि गैस निकल रही है, तो मुझे निकलना यहाँ पे लिखना नहीं है, बस तीर का निशान जो है, एरो का निशान ऊपर की ओर कर देना। ये हो गया गैस निकलने की जानकारी। अगर हमें अभिक्रिया के स्वरूप मतलब अवक्षेप बनने की जानकारी देनी है, किसी पदार्थ फल में पृथक हो जाता संकेत एवं सूत्रों के बाद, आप क्या कर सकते हो, इसको तीर का निशान आप नीचे की ओर कर दीजिएगा, मतलब ये अवक्षेप बनने। तो कुछ इस तरीके से तीर के निशान से ही आपको काम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। अब हमारे पास जो है किसी अभिक्रिया में कहते हैं अभिक्रिया की शर्तों की भी आप जानकारी दे सकते हो। जैसे हमारे पास आप वहां पर तीर के निशान के नीचे नहीं लिख देते हो, भैया यहाँ पर आपको ताप है, ताप की उपस्थिति में या फिर हीट कर रहे हैं, ये बातें लिख देते हैं ना। जैसे किसी जानकारी मतलब किसी जानकारी के लिए
इसकी जानकारी के लिए तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे दाब, ताप, उत्प्रेरक, इनका हम लोग मतलब ये दे देते कि उसको हिट किए होंगे तो फिर ये काम हुआ होगा। समझ रहे हो ना, ये बात कर रहे थे, ये जानकारी है। अभिक्रिया का उत्क्रमणीयता की जानकारी, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, दोनों साइड से हो सके। रासायनिक अभिक्रिया के इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दर्शाने के लिए प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में तीर का निशान, एक निशान ऐसे दे देते हैं और एक इधर से आके इधर कर दिए जी, मतलब ये दोनों साइड से रिएक्शन, इधर से भी और इधर से भी, तो ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉलेज हमको देना था। अब आपका इसमें 9 गो चीजें पढ़नी है, मतलब कुल मिला के ये 9 गो टॉपिक पढ़नी और ये आपका चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और ये 9 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में यहीं से सबसे ज्यादा तकरीबन आपको क्वेश्चन रहेगा। डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि भाई विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या, वियोजन अभिक्रिया क्या, संयोजन अभिक्रिया, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, डायरेक्ट। तो ये चीज है माय डियर। अब मेरे पास जो है कि ये 9 गो पढ़नी है। बाकी जैसे हमारे पास ये सब उदासीनीकरण हुआ, प्रकाश रासायनिक, ऑक्सीकरण, अवकरण, ये सब बड़ा फेमस अभिक्रिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पकड़ाता, सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव तो बड़ा प्यारा प्यारा दे देगा कि कुरकुरे में कौन सा गैस होगा, तो भैया हमारा भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, शोषण कौन सी अभिक्रिया है, शोषण जिसको कहते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं इस 9 में से जो है तकरीबन हम जो है सभी का पढ़ेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको समझेंगे, साथ में उनका रिएक्शन जो होगा उस रिएक्शन को रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रंट पे, और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी समझेंगे कि ओह नहीं यार ऐसा नहीं, ऐसा होता है, वो भी चीज समझेंगे। बड़ा मजा आएगा, मजेदार चीजें होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। चीज क्या है ये अभिक्रिया क्या होता है माय डियर। तो सबसे पहले मैं बता दूं संयोजन अभिक्रिया के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ मनचली बातें की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया देखो, आपके एग्जाम में इक्वेशन भी दे सकता, बोलेगा कि भैया 4 ऑप्शन है दिया, ये संयोजन अभिक्रिया है, ये आपको अपघटन अभिक्रिया है, या फिर आपको कोई अदर आपको अभिक्रिया दिया, बताइए पहचानिए कि ये इक्वेशन कौन सी अभिक्रिया है। उनको पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में कसम माता रानी की बड़ा जरूरत पड़ेगा। कैसे, तो मैं बताता हूं, ध्यान देना। अगर कोई संयोजन अभिक्रिया, ये डिफिनेशन, अगर डिफिनेशन डायरेक्ट पूछ दिया तो भाई लिखिएगा, वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके नए पदार्थ का आपको निर्माण करते, नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से अलग होते हैं। बोलेंगे सर नहीं समझा। अरे भैया जी, हमारा पास एक रिएक्शन रहा है, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे हमारे पास कार्बन रहा है, वो ऑक्सीजन को मिले लिए, इन दोनों से क्या मिल रहा है, इन दोनों से एक अलग चीज मिल रही, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही। मतलब कि हमारा पास एगोई इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक नई चीज मिला, वही बोलता 2 या 2 से अधिक पदार्थों का आपने संयोग किया, मिलन करवाया, उसके मिलन करने के बाद जो एक नए पदार्थ मिला जो उससे बिल्कुल अलग है, तो कहलाएगा वो संयोजन अभिक्रिया। बोलेंगे सर जी इतना आसान, वही तो बोल रहा हूं यार, एकदम आसान है, समझने वाली बात है जी। मिलन समझ रहे हो ना, मिलन करवाइए, डिफरेंटेज आया, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन 2 या 2 से अधिक। अब देखिए आपके बुक में जो है अलग अलग तरीके से इसका एग्जाम्पल दिए हुआ, ठीक है ना। बेसिकली एग्जाम्पल क्या, जैसे ये कहता है कि भाई आप 2 तत्वों के बीच भी आप काम कर सकते हैं। बोलेंगे सर यौगिक के बीच भी का, अब बोलेंगे गुरुजी यौगिक क्या होता। देखो यौगिक वो होता है जैसे इन दोनों के मिलन से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, रिजल्टेंट में बन गया, ये यौगिक कहलाएगा। ये सब आपका तत्व था, ये क्या हुआ यौगिक। ओ ऐसा हो, ऐसा, समझ रहे हो। तो ये चीजें वाली बातें होगी। तो पहला इसने बोला कि भाई हमने जो है कार्बन और ऑक्सीजन को मतलब तत्व के बीच हमने रिएक्शन करवाया, तो इसको मिला CO2। क्या मिला, CO2। और इनके अभिक्रिया का जो फॉर्म होता है वो A+B से AB बनना। मतलब ऐसा जगह आपके जीवन में कोई अभिक्रिया दिखा, कोई रिएक्शन दिखा, कोई इक्वेशन दिखा, उसमें 2 गो था, कोई आपके पास A था या B था, कोई भी, मतलब यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, इन दोनों के मिलन से दोनों गुने में लिखा जाए, मेरे भाषा में दोनों गुना में, मतलब वो आपको AB हो जाए, उसके एक दोनों के मिलन से कोई एक मतलब आपको यौगिक बन गया या कुछ इस तरीके से आपको बन जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है माय डियर, हमारे पास ये क्या होता है, आपको संयोजन अभिक्रिया होता है। तो ये वही चीज है माय डियर, ठीक है ना। हाँ जी, देखो ना क्या लिखा हुआ, इस प्रकार की अभिक्रिया 2 तत्व आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का रचना करता है ना। इन दोनों को मिला के CO2 मिल गया, ये यौगिक बन गया, समझ रहे हो। ये फॉर्म है, इस फॉर्म को मत भूलना, ये संयोजन अभिक्रिया का फॉर्म, दिमाग में रट्टा मार लो। हाँ जी, जैसे करके रट्टा मारना मार लो जी, मार लो, भूलना मत, कसम तेरी प्रोशन की। एक और भी कहता है
ये एक्सपेरिमेंट भी है। एक्सपेरिमेंट तो वो भी, अगर हमारे पास कार्बन रहे उसके अंदर ऑक्सीजन डाले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन कर निकलेगा, सिंपल सी बात है जी। और हम लोग क्या हुए, हम लोग ऐसा इसमें से ये ऐसा नहीं कि मैं संयोजन अभिक्रिया में जो है रियल लाइफ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे जी, करेंगे, थोड़ा सब्र कर लो। हाँ, तो हम ऐसे चीजों को करेंगे जो आप भी आसानी से उपलब्ध वो भी कर सकते हैं। ये मैग्नीशियम का फीता आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ठीक है, 200-250 का देगा जी। मैग्नीशियम का फीता जो है आप लेकर उसको भी जलाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के संपर्क में, मतलब खुले वायु में हमने जला दिया, उसमें क्या होता, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको चूरन निकलेगा, मतलब आपको जो है ये काम होगा, उसके अंदर सफेद चूरन बनेगा, बस एकदम एगो फीता रहेगा जी, उस फीता को ऐसे मच लगा के जला दीजिए, हो गया जी। ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बेसिकली नॉर्मल है जी, ठीक है। ये आपको तत्वों के बीच, अब यौगिक के बीच भी ये रिएक्शन करवा सकता है। ये लोहा एवं गंधक का भी बड़ा प्यारा रिएक्शन है जी। अगर हमारे पास देखो, मान लो हमारे पास लोहा या फिर लौह चूर्ण है एवं गंधक के बीच, आपको लौह चूर्ण और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर आयरन सल्फाइड मतलब फेरस सल्फाइड आपको बन सकता है। ये भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। मतलब हमने आयरन का चूर्ण लिया, चूर्ण मतलब क्या, छोटे छोटे मतलब ये चीज, उसको मैंने सल्फर में डाल दिया जी, जिसको गंधक भी कहते हैं, तो उससे क्या हुआ, आयरन सल्फाइड बन गया, मतलब फेरस सल्फाइड बन गया उसके अंदर डालने के बाद। हाँ जी, तो ये इस तरीके का भी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। अब बोलता तत्व एवं यौगिक के बीच भी रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। दो या अधिक यौगिकों के बीच भी आप जो है रिएक्शन कर सकते हो, मतलब ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब मैं जो हूं इसमें माय डियर, आपको जैसे ये देखो, जैसे हमारे पास क्या था, एक आपको जो है कैल्शियम ऑक्साइड था जिसको कली चूना कहते हैं। अब इसको क्या किया, पानी में डाल दिया जी, ठीक है। अब उसने कहा किया कि आपको जो है CaOH2 मतलब आपको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का माय डियर उसने जो है निर्माण किया, और इसमें क्या होता, उष्मा उत्सर्जित होता है। ये नॉर्मल है कि भैया आप क्या करिए, एक चूना लीजिए, कली चूना, उसके अंदर आप वाटर डाल दीजिए, देखिएगा फदफदाते हुए जो है उसमें से गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। रियल है तो ऐसा नॉर्मल है ये, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें तो दो यौगिक के बीच यौगिक देख रहे हो, तो क्या मिल रहा हमें, तो इस तरीके का भी क्रिया। देखो ये A था, ये B था, और इससे जो रिजल्ट बना वो AB बना। और जीवन में कभी हमें ऐसा दिख जाए कोई A रहेगा कोई B रहेगा और डायरेक्टली सिर्फ सिंगल वे में AB बन रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। किसी के पप्पा की मजाल ना रोक ले, ऑब्जेक्टिव में पूछा फटाक धनी से लगा देंगे टिक्का, लेकिन ये बात याद होनी चाहिए, A to B है तो आपको AB बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भूलना मत, कसम तेरी पुरुष की। चलिए माय डियर आगे चलते हैं। कहता वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो मुझे लगता है इस वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूं, इस पे एक एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूं। किस पर, आपको ऊपर वाले पे, तब ज्यादा मजा आएगा। इनमें से मैं एक आपको एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाता हूं। संयोजन अभिक्रिया का जो है एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखिए अभी जो हमने देखा कि भाई अभी जो है ये संयोजन या फिर संश्लेषण जो अभिक्रिया है डियर, इसमें आप जो है आपके पास कौन सा चीजें उपस्थित है उस चीजों से कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर आपको घर पे भी करना है तो आप इसका जो एक्सपेरिमेंट आप इस पे कर सकते हो आसानी से। अगर मैग्नीशियम फीता तो देता रहे, नहीं तो आप जो है इसको इस पे आसानी से आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये उपलब्ध जो होता है, जैसे हमारे पास ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मतलब आपको क्यूक लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है, उपस्थित है, और इसे हम लोग चूना भी कहते हैं ना, ऐसा चीजें, तो ये आपको मिल सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये CaO के साथ जो है जल के साथ एक्सपेरिमेंट करा के जो है आप संयोजन अभिक्रिया को जो है दिखा सकते हो। चलिए तो मैं क्या करता हूं, ये आसानी से उपस्थित होने वाला जो है पदार्थ से हम क्या करते हैं, मतलब आपको जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले जो है CaO मतलब हमको जो है कैल्शियम ऑक्साइड चाहिए। मैं ये क्या कर रहा हूं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, है ना। देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड का ढेला, मैं इसको इसके अंदर डाल दिया, देखो है ना ढेला। लेकिन इसको जो है पानी में ये पाउडर के रूप में भी आता है, देखिए कुछ इस तरीके का है ये कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। तो डियर मैंने इसको जो है एक इतना कप में हम चूना डाला है। अब इसमें हम देखते हैं कि वाटर के साथ ये कैसा रिएक्ट करता है। मैंने थोड़ा सा पहले वाटर डालते ये चीजें, अच्छा जी, ये घर में पोतने वाला जो चूना वही है, ठीक है। इसे लेकिन रिएक्शन जिस तरीके का होना चाहिए उस तरीके का नहीं हुआ है। इसका मतलब इस चूना में जो है डिफॉल्ट हो सकता है, कह सकते हैं ऐसा। बाकी देखो असल में होता है क्या कि जब हम किसी चूने में जो है
वाटर डालते हैं तो वो क्या होता है कि फद आता है। जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, जैसे मेरे नजर में जो है थोड़ा थोड़ा जो है रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये चूना बहुत पुराना होगा, लेकिन रिएक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो रिएक्ट कर रहा है मतलब क्या कहते हैं इसको, बुलबुला टाइप का फदाना हुआ, मतलब कुछ इस तरीके का इसमें फेन जैसा निकल रहा है, राइट ना। तो ये जो चूना और इसके अंदर से जो आपको मतलब एयर निकल रही है वो होता है आपको CO2, और इसके साथ जो है रिएक्ट जो करवाए और इसमें जो बना है इसमें थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा गरम गरम होता है। माय डियर ये गरम बहुत है, बहुत ज्यादा गरम है असल में, इतना ज्यादा इसमें आपको गरम है। आप अगर आप रियल लाइफ में भी आप करके चेक कीजिएगा इस कैल्शियम ऑक्साइड को, तो ये गर्म बहुत ज्यादा है, लग रहा है कि एकदम से हाथ जला देगा, इतना धिका हुआ है ये, समझ रहे हो। तो ये चीजें, तो ये होता है कली चूना का जो है ना माय डियर एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने देखा कि आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ये एक तरीके का उष्मा उत्सर्जित करता है माय डियर, बहुत ज्यादा ये हीट है, बहुत ज्यादा। अगर आप कभी चेक करेंगे इसको काम करके तो पता चलेगा। तो चलिए डियर, अब जो है हम लोग संयोजन के बाद जो है वियोजन अभिक्रिया की बात होगी, तो उसे हम लोग क्या करेंगे एक्सपेरिमेंट पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले उसको क्या करते हैं समझते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। माय डियर, इसमें अब हम आगे जो है आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताता हूं। आपने उसका एक्सपेरिमेंट देखा होगा, मजा आया होगा एक्सपेरिमेंट देखने में। फिलहाल अब मैं बात करता हूं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के बारे में। देखो भाई, एक भाषा में आप वियोजन अभिक्रिया को आप ये रट्टा मार सकते हो, रट्टा नहीं मारना है जी, समझना है। मैं इतना प्रैक्टिकल कर रहा हूं यार, रियल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूं कि इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मैं इतना सारा एक्सपेरिमेंट करता हूं यार, क्यों करता हूं? ताकि आप उस चीज को समझो, उसको समझो कि मैं किस तरीके से उस पर हम काम करता हूं, तभी मैं आपके लिए एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं माय डियर। तो ये चीजें आपको समझनी है। देखो, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या, किसी यौगिक के बड़े अणु, मतलब मान लो जी कोई यौगिक हमारे पास, उसका बड़ा अणु टूट के दो अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुणमूल यौगिक के गुणमूल से अलग होते हैं। बोलेंगे सर ये बैटर ना पल्ले पर नहीं। एक एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन इसने कराया, ठीक है। उसके पास था कैल्शियम कार्बोनेट, बोलेंगे जी सर जी वो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। बोलेंगे गुरुजी ये पल्ले नहीं पल्ले, सुनो ना यार, पल्ले पड़ेगा जी, क्या है सबरा करो ना जी। ये CaCO3 था, एक बड़का सा यौगिक था, इसको दो भाग में तोड़ा, Ca को अलग कर दिया लेकिन ऑक्सीजन लेके, तो CaO बन गया जी। अब इसने कहा किया कि CO2 इकट्ठा करके ले लिया जी, तो ये CO2 बन गया। दो ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन, तीन गो तो ऑक्सीजन है इससे भी है, और कैल्शियम एक हो तो कैल्शियम एक हो, तो दोनों देखो ना ये चीजें, ये गैस निकलने की जानकारी भी है। माय डियर, अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन हो, कोई ऐसा रिएक्शन कि अगर हमारे पास कोई AB हो, वो A+B में टूट रहा हो, अच्छा ये उल्टा भी हो सकता है ठीक है ना, हाँ जी, मतलब हमारे पास जो है कोई AB है, ठीक है, कोई AB, और मैंने इसको तोड़ा, इस A को अलग कर दिया और B को अलग कर दिया। अगर जीवन में ऐसा कोई अभिक्रिया दिखे, कोई जीवन में ऐसा अभिक्रिया दिखे दोस्तों कि कोई दो गो है, उनको दो अलग अलग पार्ट में मैंने तोड़ दिया, तो उस बात को याद रखिएगा, रट्टा मार के रखिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। बात को रट्टा मार लो, हमारे पास AB था, उसको मैंने दो अलग अलग पार्ट में तोड़ा, A+B A+B A+B। डांसिंग छोड़ो, फिलहाल टॉपिक पे बात कर रहे हैं माय डियर। ये जो बातें हो तो भाई आप याद रखिएगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसमें बहुत सारा एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे देखो ये एक्सपेरिमेंट है, ये घर पर भी कर सकते हो। वाह यार क्या बात है जी, घर पर भी कर सकते हो कर सकते हो। आओ देखो प्यारा सा एक्सपेरिमेंट, इसको मैं भी करूंगा यार, चिंता ना करो, मैं करूंगा जी। इसने कहा किया, सोडियम कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया, देखो ना, सोडियम कार्बोनेट को हीट किया मतलब गर्म किया जी, और यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जो है जल में टूटा, और हमारे पास सोडियम कार्बोनेट एवं आपको जो है ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में आपको टूट गया जी। देखो यार, बाई कार्बोनेट को दो अलग अलग में तोड़ा, इसमें तो बोलेंगे सर जी एक और हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक ही यौगिक को जो है मैंने इनको तोड़ा ना, इनको मैंने हीट किया, मैंने कहा किया, मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट था, मैंने उसको कहा क्या, आग लगाया, उसमें नीचे कुछ डाल के आग लगा दिया, एक तो बन गया सोडियम कार्बोनेट बना, उसमें एक जल बन गया। बोले वाह सर जी, और जो गैस निकल रहा था वो ऑक्सीजन निकल रहा था, मतलब क्या वो आपको क्या अपघटन अभिक्रिया, अपघटित हो रहा है बकलेलवा, अपघटित होकर ये बना, ठीक है। तो ये बन गया जी। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, देख लो भैया, आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हो, लेकिन मैं अभी करके दिखाऊंगा यार, थोड़ा सब्र कर ले, मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैं करता हूं।
अब हमारे पास आता है वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया के लिए आप एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं माय डियर। जैसे ये भी आपको कैल्शियम ऑक्साइड का ये अपोजिट डायरेक्शन में समझिए कि आपको ये है CaCO3 का एक्चुअली ये है। तो माय डियर अगर आप वियोजन अभिक्रिया को जो है या फिर जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, नॉर्मली अगर आप इसको जो है जैसे हमारे घर में जो उपस्थित होता है जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडा की बात करते हैं, उससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे देखिए आपको अगर जब हमारे पास NaHCO3 को अगर आप हिट करते हो, क्या करते हो, हिट करते हो, तो कहता है कि इसमें आपको जल मिल जाएगा और सोडियम कार्बोनेट भी मिलेगा, ये भी चीज, उसके बाद CO2 गैस उपस्थित होता है। तो माय डियर अगर क्या सच में ऐसा करने के बाद हो सकता है क्या, तो इसको जो है हम प्रैक्टिकली ये चीज को करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ये एक आपको जो है ट्यूब ले लेता हूं और इस ट्यूब की मदद से जो हम लोग आपको जो है इसमें आप काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ज्यादा कोई वैसे इसमें लफड़ा है नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, मैं इसमें जो हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि मुझे हिट करनी है, या फिर हिट करने के लिए या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के इसके अंदर डाल के हिट करें, चाहे जो करें। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैं मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बेसिकली ये थोड़ा सा ज्यादा आसान लगेगा भी और काम करने में भी अच्छा लगेगा, क्या समझे। इसमें जो हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट को डालता हूँ, ठीक है। ये मोमबत्ती को मैंने इसमें जला दिया और मैं इसे गर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। भाई इसको गर्म जितना कर रहे उतना में तो बलेके हो रहा है। फिर मैंने इसे कुछ देर तक गर्म किया। अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट डाले हुए थे और इसे जब मैंने गर्म किया तो एक चीज मुझे पता चला। अगर आप इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ध्यान से अगर आप देखते हो, देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इनको जो हूँ नजदीक लाकर दिखाऊं, देखिए ये दिख रहा होगा नजदीक लाके, इसमें देखिए पूरा वाटर का बूंदा बन चुका है, थोड़ा गर्म है। नीचे वाला पार्ट थोड़ा काला इसलिए हो चुका है कि मैंने मोमबत्ती पे इसे एक्चुअली काम किया था, इसकी वजह से। ये देखिएगा ये जो है पूरा इसके अंदर जो है आपको वाटर जैसा आपको बन चुका है, मतलब बूंद बूंद आ चुका है इतना सा गर्म करने के बाद हमें। तो इसमें क्या होता है, और जो मेरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि भाई आपको जो है जल देगा और इससे जो भाप के रूप में जो निकलेगा वो CO2 गैस निकलेगा। जी हाँ, तो ये वही चीज है। और जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। नीचे भी होगा एक्चुअली, नीचे है कुछ, अगर मैं नीचे ऐसे मार रहा हूं तो देखो गिर रहा है, मतलब इसके अंदर भी जो है, लेकिन ये आपको पूरा जम चुका है। जमना का मतलब समझ रहे, अंदर जम चुका है। तो कुछ इस तरीके से डेयर आपको ये काम करता है। आप रियल में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मात्रा में देखना हो और अच्छे लेवल से, तो जैसे मेरे पास ये रहा जार, इस ग्लास का आप प्रयोग जो है कर सकते हो, लेकिन इस पे नहीं, इस पे तो बड़ा ये होगा। या फिर आप जो है थोड़ा सा आंच की ताव थोड़ा ज्यादा होगा तो थोड़ा जल्दी दिखेगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब में भी आप देख सकते हो कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। तो माय डियर ये था आपको जो है बाइकार्बोनेट को जो है अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें आपको जो है सोडियम कार्बोनेट प्लस में आपको जल देगा, प्लस आपको जो है सिर्फ पाउडर को गर्म किए मैंने, वाटर वाटर नहीं मिला, सिर्फ पाउडर को आप गर्म करते तो ये मिलता। और ये एक्सपेरिमेंट आपको वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमारे पास जो था माय डियर ये जो था एक्सपेरिमेंट जो था वियोजन अपघटन अभिक्रिया पर, है ना। जैसे इसके एक्सपेरिमेंट में तो इसने भी जो है लेकिन काम किया था, मतलब यही काम किया था। इनके पास बर्नर था जिसमें जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को जो है इसने गर्म किया और इसको ये गर्म करने के बाद जो है चूने का जल जो था उससे आपको, इसको बुलबुले को देख रहे हो, इसके अंदर ये जा रहा है। इससे क्या होता है कि जो आपका जो ये बुलबुला जो यहाँ निकल रहा है वो क्या होता है कि, और जो चूने का पानी होता है वो पहले से ज्यादा एकदम दुधिया कलर का हो जाएगा। हाँ, है ना, दुधिया कलर का हो जाएगा। तो ये चीज है। अगर मैं इसको जो हूँ दूसरे टेस्ट ट्यूब में रखकर जो है, जो इससे जो लिक्विड जो एयर आ रहा था और इसमें चूने का पानी को जो है कुछ इस तरीके से डालते तो इसे क्या होता है और बेहतरीन दुधिया हो जाता है। तो ये वो एक्सपेरिमेंट है माय डियर, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट का मतलब ये था कि मुझे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं तो वो आपको जल देगा और उसमें से जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है दुधिया वो मतलब वो चूने के पानी से पास करवाते हैं तो वो ज्यादा दुधिया हो जाएगा। तो ये कुल मिला के इसका निष्कर्ष है माय डियर। अब चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है वियोजन के बाद जो अभिक्रिया उस पर अपन काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसे आप स्टडी करिए। तो डियर हमने वियोजन अभिक्रिया पर भी जो है रिएक्शन हमने देख लिया जी, लेकिन अब जो है वैद्युत अपघटन पर न देखे हे भगवान, ये तो दिक्कत हो जाएगा। बोले कि सर जी ये वैद्युत अपघटन का चक्कर क्या होता जी, क्या चीज है ये? सर जी बढ़िया से समझाइए ना। आइए मैं समझाता हूं दोस्तों। अगर वैद्युत अपघटन को समझनी है तो पहली बात ये समझे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक को बिजली
बिजली का झटका दिया जाए, मतलब उसे क्या किया जाए, विद्युत धारा के माध्यम से तोड़कर नए पदार्थ में बदला जा सके। हे भगवान, तो बड़ा तगड़ा वाली बात है सर जी। हमारा पास कोई यौगिक होता, उसमें से जो है हमने एक यौगिक को डाला इसमें, इसके अंदर मैंने करंट डाला, इससे पास करवाया तो कुछ अलग चीजें मिला। तो ये चीजें जो हमारे पास आएगा वो आएगा वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। दोस्तों आप बोलेंगे सर इस वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रैक्टिकल करवाएगा? हाँ यार, क्यों ना करवाएंगे, इतना सारा करवाए, इसको ना करवाए, छोड़ेंगे का? नहीं छोड़ेंगे जी, इसको भी प्रैक्टिकल करेंगे। पहले देखिए माय डियर, इसने एक एग्जाम्पल के तौर पर इसने क्या किया कि द्रवित सोडियम क्लोराइड में एक क्या किया, पानी था उसमें जो है सोडियम क्लोराइड डाल दिया, ठीक है। उसमें क्या किया, डालने के बाद जो है उसमें करंट दिया, मतलब वो जो है विद्युत धारा दिया, ठीक है। अब वो करंट जब पास किया तो सोडियम क्लोराइड अपघटित होकर इसमें सोडियम धातु, दो चीजें, एक पर Na था, एक पर आपको क्लोरीन था। जो आपका कैथोड होगा उस पर आपको नेगेटिव चार्ज के साथ वो जो है बुदबुदा निकल रहा था, और एक था आपको पॉजिटिव साइड से जो है आपको जो जिसको कहते हैं एनोड कहते हैं, जो क्लोरीन था उस पर से आपको निकल। दो तरीके, मैं इसको प्रैक्टिकल करके अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो कैसे होता वो चीज़, अब देखो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड के साथ भी आपको अभिक्रिया करवा सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास है तो, ठीक। ये चीजें अब एक जल के साथ वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये वो अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड डायरेक्टली था, वाटर वाला, लिक्विड वाला। लेकिन आप जल में जो है आप सोडियम क्लोराइड नमक डाल के मैं अभी करूंगा, नमक डालकर जो है वो कर सकते, जल का वैद्युत अपघटन। जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो है उसमें आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको देता है, दो कली है। अभी मैं क्या करूंगा कि एक ये रखूंगा और एक मेरे पास बैटरी होगी, HLW बैटरी ले लो, नॉर्मल बैटरी ले लेंगे जी। अब इस बैटरी से मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पर दो चीजें था, तो मैंने इसमें क्या करेंगे, करंटा देंगे। अब करंटा देंगे, ये आपको नमक वाला पानी है, नमक वाला पानी था, तो एक पॉइंट पर जो है हाइड्रोजन गैस बुलबुला मारेगा और दूसरे साइड पे आपको ऑक्सीजन गैस का बुलबुला मारेगा। सर करके दिखाइए ना, मजा नहीं आ रहा, अभी करते, थोड़ा सब्र कर लो। अगर आपको करनी हो तो भाई आप जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सामग्री है, आप ले सकते हो, देख लेना क्या सामग्री, और इस सामग्री पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, मैं अभी करूंगा, इस सामग्री पे आप भी कर सकते हो। लेकिन भाई ये बहुत खतरनाक होता, चिंदी बैटरी लेके करना, जीवन में कभी डायरेक्टली जो है ना बिजली वाला मत डाल देना जी यार, वो आप समझ रहे हो ना जी। हाँ जी, AC DC का दिक्कत होता है माय डियर, तो डायरेक्टली मत डाल देना, अनर्थ हो जाएगा, मतलब आपको शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, आपको झटका भी महसूस हो सकता है। तो बेसिकली नॉर्मल बैटरी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने वो भी नहीं किया था, मैंने भी एक दिन जज्बात में आके, सुनो ना, मैं तो छुटकिरमा बैटरी पे किया ही, उस पर बुनबुंदा थोड़ा बहुत ऐसे करके निकल रहा था, एक बार हट हो जाएगा ऑक्सीजन। मैंने सोचा क्या कि यार ये बड़ा कबीरा पलते, हम लोग भी साइंस वाले, मस्ती मजाक में हमने बिजली पे लगा दिया भाई, जो उसमें जो है नीचे से धुआं तक छोड़ने लगा था। वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, मतलब उस पर हमने काम किया था, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो फिलहाल मैं इसका क्या करता हूँ, एक्सपेरिमेंट को तैयार करते हैं। हम क्या करने वाले, इसमें मिलाने वाले था। तो ये हो गया आपका साल्ट वाटर, जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जो एनोड होता है वो क्या देगा आपको, पॉजिटिव चार्जेस, जबकि कैथोड होगा वो नेगेटिव चार्ज रिलीज करेगा। तो इसी चीज को अपन जो है चेक करने वाले हैं। ये जो चीजें मैं यूं इस तरीके से लगा देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया कि इस वाटर में जो है, साल्ट वाटर में मैंने इनको डाल दिया। एनोड से क्या होगा, जो आपको पॉजिटिव चार्ज रिलीज करता है, जो आप देख रहे हैं एनोड है जिससे आपको पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर रहा है, जबकि ये कैथोड है और ये आपको नेगेटिव चार्ज रिलीज कर रहा है। देखेंगे इसमें जो है ये चीज आपको चिपक चुका है ना, इस तरीके से आप देखेंगे, देखिए बड़ी रफ्तार से हो रहा है, वैसे आपको दिख रहा होगा। तो ये चीज है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस चेक करने का तरीका था। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस सेम चीज को बिजली से कनेक्ट करके देखते क्या होगा। मैं इन दोनों पेंसिल को इसके अंदर डाल देते हैं, ऐसा करता हूं ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी पे चेक करते हैं। ये तो मामला बड़ा गड़बड़ा जाएगा सर, हो सकता है थोड़ा रिस्क हो सकता है ये मामला, भाई एक्सपेरिमेंट चेक करना तो पड़ेगा। ये साल्ट वाटर है, ठीक, और ये हमारे पास दो पेंसिल है, दिस इज ग्रेफाइट, और मैं जो हूँ इसे करंट देने वाला हूँ तकरीबन 170 से 180 वोल्ट, और इसे जो है अब देखने वाले इसमें क्या होता है कैसे। अभी मैं इसको करने के लिए मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं ताकि सेफ्टी जरूरी है। बंद कर दो। साल्ट वाटर के साथ हमने ऐसा किया और इसमें से देखेंगे कि आपको धुआं निकल रहा होगा। देखिए पूरी की पूरी पेंसिल गर्म हो चुकी है, हो सकता था ये ब्लास्ट हो सकता था, ये थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक हो सकता था। इस पर चेक करते हैं
इस पर HLW पे। तो इसमें नॉर्मली क्या होगा कि इसमें से आपको जो एनोड कैथोड होगा उससे तो थोड़ा सा कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर दिखाएगा। तो ये चीज है इलेक्ट्रोलाइसिस चेक करने का सबसे प्यारा सा चीज है। मैंने सोचा कि चलो अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कम से कम 120 से कितना 180 वोल्टेज का ये करंट आता है, मैंने इस पर इसको चेक किया। कुछ खतरनाक था, देखेंगे कि अगर मैं इस कांच की बात करूं तो कांच अपने आप गर्म हो चुका है। ये था, तो आप इसे घर पे जरूर ट्राई ना करें, थोड़ा खतरनाक हो सकता था, ज्यादा देर करते तो हो सकता था। प्रियमन, एकल विस्थापन अभिक्रिया पे बात करते हैं। देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु के उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। मतलब आपको जो है क्या होता है कि मतलब उसे हटा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रहा होगा उसमें कुछ हो रहा होगा, वो हट गया। या फिर इसका एग्जाम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो प्यारे अंदाज में कि किसी क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के क्रम में क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या फिर उसे विस्थापित कर देता है, तो उसे एकल विस्थापन कहते हैं। बोलेंगे सर जी नहीं समझ लिए, एक को एग्जाम्पल दियो ना देसी वाला, देसी ज्यादा पसंद है। देखो यार, मैं एक चीज बताता हूँ यार, मेरे पास कोई यौगिक था, ठीक है ना, मैंने उस यौगिक को रिएक्शन करवाया तो पता चला उस पर कुछ लगा हुआ था, लोहे का किल था, उस पर कुछ लगा हुआ था, भूरा ऐसा जंग लगा, तो वो हट गया, विस्थापित कर दिया किसी केमिकल ने, किसी चीज ने, है ना। तो वो चीज है, तो वो एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो सिंपल सी बात यही बातें कह रही है। तो अगर इसका जो है माय डियर कि एक जनरल रूप, सामान्य रूप को आपको याद रखनी है। ये आपको A + B होगा तो AC + B बनेगा। बोलेगा तेरी का सर खा मामला जे, अरे ना समझ में वाले, मतलब कोई A हमारे पास है, कोई एक यहाँ पर हमारे पास यौगिक होगा, कोई होगा, और हमारे पास कोई BC है यहाँ पर, ठीक है ना, ये तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। अब इन दोनों को ये AC ले लिया, मतलब ये वाले को ये भैया ले लिया, ठीक है, और ये B को अकेला छोड़ दिया। तो अब याद रखना, जीवन में अगर ऐसा कहीं पर कांड होता हो तो उसे याद रखेंगे कौन सा अभिक्रिया? एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऑब्जेक्टिव में भाई कसम माता रानी की फॉर्म बड़ा जरूरत पड़ेगा। अगर तुम इस फॉर्म को नहीं याद रखे तो तुम जो हो ना एक अच्छे फॉर्म के साथ नहीं खेल पाओगे केमिस्ट्री को। हम वो वाले फॉर्म की भी बात कर रहे थे, समझ रहे हो? हाँ जी, वो चीजें मैं बात कर रहा था। देखो कुछ उदाहरण है। इसने कहा क्या कि लोहे के कांटे को एक कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। लोहे का कांटी था, उस कांटे को जो है इस लोहा का कॉपर सल्फेट में डाल दिया, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन था, लिक्विड था, उसके अंदर ये डाल दिया। अब वो क्या करता है कि जो तब लोहा कॉपर सल्फेट के, देखो ना, तब लोहा जो है कॉपर सल्फेट के कॉपर मतलब जिसको तांबा कहते हैं, तांबा को विस्थापित कर देता है। और इस अभिक्रिया की लोहा की सतह पर हल्के भूरे रंग की जो है कॉपर की परत आपको जम जाता है। एक अच्छा लोहा को रखा, उसमें फालतू का में क्या किया भैया, जंग लगा दिया, मतलब कॉपर का जंग लगा दिया, मतलब पूरा एकदम से विस्थापित हो गया। पहले तो कुछ और था, लेकिन जब उसके अंदर से पास करवाया गया तो भैया उस पर लाल भूरे रंग का ये जम गया। तो ये चीजें, ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, रियल लाइफ में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वाह यार, एक एक्सपेरिमेंट ये आप कर सकते हो, ये थोड़ा सा आपको आसानी से भी कर सकते हो, या फिर वही चीजें नॉर्मल है, बाकी देख लेना। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट भी आपको छोटा सा काम करना, कॉपर सल्फेट लेनी है जो आपके पास अगर है, तो लोहे की किल या लोहे का बुरादा आप इस्तेमाल कर सकते हो। कांच का गिलास या बिकर आप ले सकते हो जो अपने पास रहता है। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा भी। पानी का घोल बना लीजिए, उसमें जो है आपको जो है कॉपर सल्फेट को तैयार करिए, एक बिकर में थोड़ा पानी डालिए और 1 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट मिलाए अच्छी तरह इस घोले, एक नीला रंग का घोल बनेगा ये और में लोहे की किल डाल दीजिए और इस घोल को साफ लोहे की किल डालें, ठीक है। और कुछ समय बाद देखिएगा, मतलब 15 से 30 मिनट भी लग सकता है, तो आधा घंटा बाद देखिएगा नीला रंग धीरे धीरे हरा हो जाएगा। हे भगवान, ऐसा हो जाएगा? हो, कॉपर सल्फेट तो एक्चुअली नीला होता है। तो कीले पर लाल भूरा रंग का पदार्थ देखिएगा, यह तांबा आपको जो है कॉपर होता है। ऐसा, हाँ सच्ची में ऐसा ही होगा। तो मैं इस वाले एक्सपेरिमेंट को आपके सामने मैं करता हूं और फिर देखते हैं कैसा होता है काम। मेरे एकल विस्थापन अभिक्रिया, अभी इस पर जो है हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने एकल विस्थापन अभिक्रिया को समझा, बोलेंगे ही क्या समझे कि जब कोई क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक को हटा देता है, मतलब एक तरीके का विस्थापित कर देता है, तो जो है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे ये चीजें था, तो हमने क्या किया कि इसका एक्सपेरिमेंट को जो है रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके देखते हैं क्या होता है जी इस एक्सपेरिमेंट से। मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट, देखो दोस्त, कॉपर सल्फेट किसे कहते हैं? जिसको हम लोग तुतिया कहते हैं। तुतिया का नाम कभी सुने हो? जो नीला थोथा का नाम सुने हो? भाई मैंने तो कभी देखा भी नहीं, आपका ऐसा सवाल होगा। नहीं, मेरे पास जो है ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है, तो ये नीला थोथा क्यों कहलाता है? और ये तुतिया भी कहते हैं इसको, या फिर नीला थोथा कहते हैं, ठीक है ना। इसको CuSO4 5H2O इनका फार्मूला होता है। तो ये चीज है, और ये मेरे पास आ चुका है। ये नीला थोथा में जो है मैं एक किल डालूंगा,
वो चमचमाती हुई किल, कांटी कांटी कांटी। और वैसे इससे ये भी साबित हो जाएगा कि जो ये होते हैं उसका नाम क्या है दोस्तों, आपको ये आयरन जो होता है कॉपर से ज्यादा आपको जो है मतलब क्रियाशील होता है, ये बात तो हमें भी पता है और ये चीजें आपको भी पता है, ठीक है ना। इसमें वाटर पहले से है तो कोई नहीं, तो मैं इसको जो विस्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो इसको किस तरीके से विस्थापित किया जाता है, नीला अभी नीला है दोस्त, देख लो भाई नीला है अभी, है ना, एकदम नीला है। लग रहा है कि एकदम खाने वाला कुछ होगा यार, नहीं खाने वाला नहीं है एक्चुअली, जो है नीला होता है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इनको जो हूँ मैं अभी इसका जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि कांटी को थोड़ा बांध लेता हूँ किसी चीजों से, जिससे कि मुझे ऊपर टानने में और आपको दिखाने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं ये पहले आपको काम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास वाटर आ चुका है, देखिए डियर, ये वाटर है और ये थोड़ा गुनगुना वाटर है। गुनगुना इसलिए जिससे कि आपको जो है थोड़ा रिएक्ट से आसानी से दिखे, मतलब आपको जो है रिएक्ट बेहतर करे। तो ये थोड़ा गुनगुना वाटर है, ठीक है। तो तकरीबन ये, और ये हमारे पास आ चुका है तुतिया। देखिए इसको जो है नंगे हाथों से ना पकड़े, और या फिर ये आपके स्किन पर जाएगा तो थोड़ा जलन, या फिर ये थोड़ा विषैला होता है, ठीक है। तो इसको जो है तकरीबन मैं 1 चम्मच को जो है मैं इसके अंदर घोलता हूं, ठीक है। ये लीजिए, मैंने 1 चम्मच तुतिया, मतलब आपको जो है नीला तोता को जो है मैं इस वाटर में डालता हूं, तकरीबन 1 चम्मच है। देखिए ये कॉपर सल्फेट है, राइट ना। तो ये कॉपर सल्फेट जो है, क्या इस लोहे की किल, मात्र लोहे की किल की वजह से जो है ये जो अभी जो नीला कलर में है, क्या ये कलर भी चेंज कर सकता है? अकॉर्डिंग टू ये रूल क्या कहता है कि आपको कहता है विस्थापन अभिक्रिया कि भाई क्या होता है कि जब आपको जो है लोहे का किल अगर या फिर लोहे का बुरादा अगर इसमें जाता है तो वो कॉपर को विस्थापित कर देता है, और इससे ये साबित होता है कि जो आयरन है इससे ज्यादा क्रियाशील है, ये साबित होता है। और ये सिर्फ इतना छोटा लोहा हाँ विस्थापित कर सकता है क्या? तो कैसे? तो इसको जो है अभी हम लाइव चेक करने वाले, क्या रियल में ऐसा होता है क्या? तो ये चीज है, तो रियल में चेक करने के लिए हमें जो है इसको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, मिलानी पड़ेगी। इस लोहे की किल को जो है मैं इसके अंदर डाल देता हूं। ओके, ये किल इसके अंदर जा चुका है। अब जाने के बाद क्या होगा पता नहीं क्या होगा, मैं इनको कुछ देर के लिए तकरीबन छोड़ देता हूं, ठीक है। कुछ घंटों के बाद इसे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो डियर कुछ देर इसको छोड़ने के बाद जो है देखिए ये किस तरीके का रंग ले चुका है, देखेंगे ऊपर जो है थोड़ा सा रंगीन जरूर है, बट नीचे वाला पार्ट देखिए, ये नीचे का टोटल पोर्शन जो है माय डियर, ये आपको क्या हो चुका है? बोलेंगे सर ये जो हमारा है अलग कलर हो चुका है ना, एक आपको हरे कलर पे जा रहा है ये चीजें। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक मोटी सी देखिए क्या जम चुकी थी, देखिए लोहे की जो ये मोटाई थी वो पहले तो कम हो चुकी, लोहे की मोटाई, पहली बात ये है। ये बिल्कुल पतला हो चुका, पहले कितना मोटा किल था लेकिन अब देखो कितना पतला है, पहली बात ये एक परिवर्तन हुआ। दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि इसको जो है ये जो लोहे जो थे ये पहली बात क्या थे कि मतलब आपको जो है काफी मात्रा में मतलब मोटा था, और इसका जो परत था वो एक तरीके से घुल गया, घुलने के बाद वो नीचे बैठ गया, और इस लोहे की वजह से जो है इस पानी को जो है हरा कर दिया गया है। मतलब ये जो पूरा का पूरा जो था आपको एक तुतिया कलर, मतलब आपको जो है नीला कलर का था, अब ये हरे कलर पे बदल चुका है दोस्तों। मतलब ये हुआ कि ये जो लोहे ने इस कॉपर सल्फेट को जो है मतलब आपको विस्थापित कर चुका है ना, ये इससे आपको साबित हुआ। इसलिए कहते हैं कि इसकी तुलना में जो है ना आपको लोहे जो आयरन होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहां पर जो हमारा उदाहरण था भाई डियर कि जब लोहे की कांटे को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डाल दिया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को ही विस्थापित कर देता है। तो ये उदाहरण आज सच साबित हुआ और मैंने करके भी देख लिया है ना। तो ये चीज है, कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, कॉपर को ही विस्थापित कर दिया गया एक छोटे से लोहे के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसकी जो मोटाई है वो कहीं न कहीं ये देखा जाए तो ये तुतिया इसको खा गया है, बहुत पतला कर दिया इसको और कलर भी कर दिया, क्योंकि पहले ये तो एकदम गोरा था, गोरा मतलब चमकदार था ये लोहे का किल, है ना। तो ये चीजें इतना बड़ा परिवर्तन इसने किया, और इस अभिक्रिया से लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग की जो है कॉपर की परत जमा हो जाती है, और इसके बाद जो है इस पे जो लाल और भूरे रंग का जो है माय डियर सच में परत आपको जम गया था, है ना।
और इसकी मोटाई भी धीरे धीरे पतला कर दिया गया। तो मतलब धीरे धीरे क्या क्या खा गया एक तरीके से देखा जाए तो ये चीजें था। तो डियर, इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें ये साबित हुआ, इसलिए इसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया, मतलब विस्थापित कर देना, तांबे को विस्थापित कर दिया। तो दोस्तों इस अभिक्रिया से हमें ये चीजें मिलती है। तो अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और अगले का एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे पहले उसे स्टडी कर लेते हैं। अब आ जाइए उभय विस्थापन अभिक्रिया पे। देखो बाबू, उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या, मैंने तो भाई ऊपर एकल विस्थापन अभिक्रिया भी देख लिया जी। क्या एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा ना जी। अब बात करते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया में कि होता क्या है कि भाई जब दो यौगिक होगा दूगो, वो आपस में क्या करेगा, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्रिया करके उनके घटक या आयन एक दूसरे से विस्थापित मतलब होता हट जाना, हट जाता है, दो नए यौगिक बनते हैं। अरे भैया उसको हटने के बाद एक अलग यौगिक बन गया, दो गो। तो इस उभय विस्थापन अभिक्रिया आपको ये कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देखो ना यार, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, देख तो ले यार, तुझे पसंद आ जाएगा। बोलेंगे सर केमिस्ट्री पसंद आता आ जाएगा, अगर केमिस्ट्री को जो है कुछ अलग अंदाज में पढ़ा जाए हो तो ज्यादा मजा आता है। अरे बचवा तू समझ नहीं रहा। देखो मेरे पास दो यौगिक था, एक XY था और एक हमारे पास ये। अब माय डियर इसको जो है यहाँ पर एक रिएक्शन कराया, तो ये वाला भैया इनके साथ रिश्ता कर लिया, मतलब समझ रहे हो ना। अरे यार लगन चल रहा है, मतलब इसके साथ, हाँ तो मतलब इसके साथ इसने क्या किया, मतलब आपको जो है गर्लफ्रेंड बनाया इनको, ये B को, और ये Y जो है A को गर्लफ्रेंड बना लिया, समझ रहे हो। तो अगर X B के साथ रिश्ता किया और Y A के साथ रिश्ता कर लिया, देख लिया ऐसे टूट रहा है, तो समझ जाना ये उभय विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि दोनों के पास क्या है, मतलब है यार उसको पार्टनर। हाँ जी, तुम लोग सिंगल हो, बाकी इन दोनों के पास है। तो ऐसा अगर कहीं पर सिचुएशन, ए भाई तू क्यों यार, मैं उनको बोला तू क्यों दौड़ लगा रहा है यार ये एकदम स्पीड में दौड़ लगा रहा है इधर। भाई मैंने उनके बारे में बात किया था, तुम्हारे बारे में नहीं किया था, तू मत दौड़ लगा। जैसे एक उदाहरण भी इसने लिया, देखो इनका उदाहरण मेरे पास है। जैसे इसने क्या किया, BaCl2 को इसने क्या किया, बेरियम क्लोराइड को जो है Na2SO4 में जो है आपको मिला है। देखो पहले मैंने यहाँ पर बोला था दो चीजें, XY, मान लो ये X है और ये हमारा Y है, ठीक है, ओके जी सर, और ये हमारा A होगा और ये हमारा B होगा, ठीक है। बोलेंगे ठीक है, ये भूतनी वाला बोला था X जो है ना B के साथ काट करेगा, ये X B के साथ, ये BA जो है ना SA4 ले लेगा। देखो ले भी लिया, भूतनी का X B के साथ काट गया, देखो इसकी गर्लफ्रेंड ये बनी और जो है ये Y जो है रेड यार, इस Y जो है क्या था, A के साथ काट गया था, ये जो है ना ये इनके साथ काट करेगा। देखो ये इसके साथ रिश्ता बनाया, देखो NaCl है ना, कर्म नहीं कांड करो, कर दिया ये लोग नहीं, मतलब एक मतलब ये इसकी बात करें, इक्वेशन की बात करें, आप इसको कुछ सीरियस मैटर में ना जाए, डिपली ना जाए, वो वाला डिपली इसके अंदर में जाए। मैं जो कह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझो यार, फीलिंग को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब ये है कि अगर ये वाला X A के साथ जाता, Y B के साथ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगर आपके जीवन में कभी ऑब्जेक्टिव में और कहीं पर किसी प्रोशन के साथ अगर ऐसा दिख जाए, खाली उलट पुलट नहीं होना चाहिए, वो उसका ये उसका अदला बदली नहीं होनी चाहिए भाई, तब वो इक्वेशन जो होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। बोलेंगे सर बड़ा प्यारा आपने एग्जांपल दिया, कोई आप रियल लाइफ में कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाइएगा। जी यार मैं तो करवाऊंगा ना जी, हम तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे तो करवाएंगे, पक्का करवाएंगे। जैसे हमारे पास फेरस सल्फेट था, उसको सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाला, तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि फेरस सल्फेट के साथ जो है उसमें हाइड्रोजन गैस आपको मिला। तो एक ये चीजें था, तो यहाँ पर भी ये आपका X बनेगा, ये Y बनेगा, ये A बनेगा, ये B बनेगा, सिंपल सी बात है, यही होगा और क्या होगा जी। तो कुछ इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये देखो एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हो, आप रियल लाइफ में इसे आप उतार सकते हो, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप प्रयोग कर सकते हो। और ये वाला मैं तो करके दिखाऊंगा अभी। बेरियम क्लोराइड ले लीजिएगा, ठीक है, अगर आपके पास है तो उसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिएगा, कुछ बूंदे भी डालिएगा तो चले, बहुत खतरनाक होता है यार, तो उसके साथ में मस्ती मजाक में नहीं कर सकते। कांच की दो टेस्ट बीकर मतलब टेस्ट ट्यूब होता हो तो वो ले सकते हो, या फिर बीकर आप ले सकते हो। आप ड्रॉपर मतलब जो चिमटी उसका प्रयोग करेगा, ड्रॉपर मतलब वो यार सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे नहीं, वो प्रयोग कर सकते हो। इस प्रक्रिया में आप देखोगे कि बेरियम क्लोराइड का जलीय घोल डालिएगा, उसमें कुछ बूंदे जैसे ये डालिएगा तो तुरंत ही सफेद रंग का वो अवक्षेप बनेगा, तुरंत ही जल्दी दिख जाएगा वो अवक्षेप। तो ये तरीका आप यहाँ पर जो है ये एक्सपेरिमेंट को भी आप कर सकते हो।
बड़ा प्यारा एक्सपेरिमेंट है, ऊपर 2-4 भी एग्जाम्पल था। तो इस एक्सपेरिमेंट को करिएगा, बड़ा मजेदार है, लेकिन मैं करूंगा ना जी। करिएगा का मतलब क्या, आपसे तो होगा नहीं। तो चलिए मैं ही जो हूं इसे करके दिखाता हूं। अब जो है उभय विस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। देखो दोस्त, इसमें कोई उतना बड़ा चीज है नहीं। इसके लिए हम जो है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो आप नॉर्मल है कि आप बेरियम क्लोराइड को ले लीजिए और उसके बाद जो है आपको सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर 2-4 बूंद भी डालकर भी आप देख सकते हैं, तो उसके घोल में। तो ये चीज है, ये जो अभिक्रिया हुआ उभय विस्थापन, या फिर आप बोल सकते हो अवक्षेपण अभिक्रिया, उसी को कह सकते हैं। तो ये 6 और 5 दोनों एक साथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अवक्षेप बनेगा। मैं एक ही पे काम करूंगा तो अवक्षेप ये दोनों दिख सकता है। इससे पहले मैंने इसको अवक्षेपण अभिक्रिया शुरू में ही किया था, शुरू में नहीं किया था, जो दही जैसा जो बन गया था वो चीजें। लेकिन अब मैं इसको जो थोड़ा सा डिफरेंट करके जो हूं करता हूं। जैसे हम जो है इसको टेस्ट ट्यूब में करते हैं, छोटा सा रहेगा, फिर देखेंगे कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करता हूं कि बेरियम क्लोराइड का एक घोल बनाता हूं। मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और इस ट्यूब में जो है मैं एक काम करता हूं कि बेरियम क्लोराइड का घोल बना देता हूं। जैसे देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें धीरे धीरे करके बेरियम क्लोराइड को पहले डाल देता हूं। राइट, तो डियर ये आ चुका है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यकीनन अब जो है इनका जो हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, इसको लिए जो है एक्सपेरिमेंट को जो है एकदम प्यार से थोड़ा ध्यान से करनी पड़ती है यकीनन, क्योंकि ये कमीना कुछ ज्यादा होता है। ये क्या समझे? हाँ जी। और ये मेरे पास ट्यूब है, तकरीबन कुछ इस तरीके से है और आप देख सकते हैं। मैंने इसके अंदर डाल दे कुछ बूंद, देखिए आवाज भी आ रहा है, रिएक्ट भी कर रहा है। अब ये असल में क्या बनेगा पता है आपको? क्या बनेगा? ये दही जैसा बन जाएगा। देखिएगा थोड़ी देर में जो है, बूंद इसके लिए वैसे काफी है। देखिए खदाना इस्तेमाल हो गया जी, धुआं धुआं कर चुका है यहाँ पे दोस्तों। तो ये चीज है, तो इसकी कुछ बूंद ही काफी है इसके लिए। तो ये जो है माय डियर, अब इसके अंदर जो है ये दही जैसा लिक्विड बन गया ये तकरीबन। अब ये नीचे बैठ जाएगा डियर। पहले वाटर ऊपर था ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये नीचे बैठेगा। ठीक है ना। और ये जो बना माय डियर, यही आपको अवक्षेप बना। क्या बना माय डियर? अवक्षेप। बोला था ना कि अगर आप जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड को जो है बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में आप डाल देते हैं, तो ये क्या होता है कि सफेद अवक्षेप बनता है। तो यकीनन ये सफेद अवक्षेप बन गया। तो ये दोनों का रिएक्ट करेगा, ये उभय विस्थापन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, दोनों को एक ही साथ में मैंने दिखा दिया जी। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा ये भाई रिलैक्स हो जाए, क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा गर्म है और ज्यादा गुस्सा में है, एसिड अभी डाले उसके अंदर, तो दिक्कत ज्यादा है। ये हमारे पास जार में जो है BaSO4 का जो है सफेद रंग का जो है अवक्षेप बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है ना। तो यही चीजें था और इसमें कुछ ऐसा था नहीं। और यकीनन ये चीजें मैं इनको देखिए दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालता हूँ। देखिए किस तरीके का अवक्षेप बना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए किस तरीके का अवक्षेप बना। ये बहुत गर्म है, आप इसको हल्के में ना ले। आपको लग रहा है मैं ये ग्लव्स पहन चुका हूं और ये इतना हीट हो चुका है ना, नीचे वाला मैं जिसको पकड़ा हूं बहुत ज्यादा हीट है। यकीनन अगर आप देखेंगे तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया का काम करता है। ये देखिए कितना तगड़ा ये गर्म हो चुका माय डियर। ठीक है ना। तो ये जो दूध जो बन गया ना, अवक्षेप बना, ये दूध रंग का जो है देखिएगा, यही सफेद रंग का जो है माय डियर आपको अवक्षेप बन गया। ठीक है जी। तो ये चीजें था, तो यकीनन ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब हम इसमें जो है आगे वाले एक्सपेरिमेंट की भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद जो है उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया बड़ा प्यारा अभिक्रिया में से एक है। देखो इसमें क्या होता है कि जब किसी अम्ल और क्षार के बीच, अम्ल और क्षार दोनों, अम्ल और क्षार के बीच जो है प्रतिक्रिया होती है, लवण एवं जल का निर्माण होता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया करते। नॉर्मल है। बोलेंगे सर जी कैसा नॉर्मल जी, हमारा कथा कुछ पल्ले ना पड़ले। अरे छोड़ो ना यार, मतलब हमारा पास रहा एसिड और इधर रहा का चीज बेस, मतलब इन दोनों को हमने मिलाया। बोलेंगे सर जी मिला दिए, और मिलाने के बाद में जल बन गया, उधर नमक बना, लवण बना, दोनों मिला तो हम बोले उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बोलेंगे सर जी ये बात तो हमको समझ में आया, एक्सपेरिमेंट नहीं कीजिएगा। अरे कोरेंगे जी कोरेंगे, जबरदस्ती का। देखो जैसे HCl था, इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो इसको क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिल गया, मतलब नमक मिल गया एक तरीके का, और इसको पानी भी मिल गया। तो ये जो मिल गया यही था आपको क्या चाहिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये देखिए अब एक और भी आप काम कर सकते हो। अगर सोडियम कार्बोनेट आपके पास है, उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास है,
HCl बहुत खतरनाक एसिड होता है, तो आप नहीं करें तो अच्छा, मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें जो है क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट को जो है इसने अंजाम तक पहुंचाया, ठीक है ना। जैसे देखो, तो यहाँ पर जो है सोडियम कार्बोनेट इसने ले लिया, बोलेंगे ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट को जो है हाइड्रोजन क्लोराइड में मिलाया। इस एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पर कर सकते हो, बड़ा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है। तो इसमें क्या बन गया आपको, मतलब आपको सोडियम क्लोराइड बना और जल बना, और जो गैस निकलता था वो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए तो छोड़िए ना, इस एक्सपेरिमेंट को करके ही देख लेते हैं ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसे हम खोलते हैं और खोल के जो है इसके अंदर पहले डालते हैं जी। ये तो हम इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर तो नहीं है इसके अंदर, अजी वाटर रहेगा तो दिक्कत है जी। ये देखिए, मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने डाल दिया है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैं सर जो है बारी आती है सोडियम जो है आपको कार्बोनेट रखने का। तो जैसे डियर मैं जो हूँ ना, पहले तो आपको जो है ये रखता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है माय डियर। देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। हमने जो है इसके अंदर 1 चम्मच रखा तो कुछ इस तरीके से इसका ये हुआ। इसके अंदर से जो है माय डियर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, और साथ में जो है इसमें जो माय डियर आपको जो है ये जो नीचे वाली जो परत है, ये आपको अगर मैं वेपोराइज करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो ये आपको नमक बन जाएगा, साधारण नमक। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको और डालता हूँ, आप देखते हैं रिएक्शन किस तरीके का होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा ये थोड़ा ज़्यादा खलबली मचाता है डियर, देखिए झिलझिल करके जो है थोड़ा खलबली मचाता है, कुछ ज़्यादा ही। तो कुछ इस तरीके से ये खलबली मचाता है और पूरे मार्केट को गर्म कर देता है। असल में जो है ये पूरा गर्म हो चुका है डियर, समझ रहे, ये चीज़ें जो है गर्म हो चुका है डियर। कुछ इस तरीके से माय डियर इनका रिएक्शन जो है आज हमने देखा कि अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है इसके अंदर डालता हूँ तो कुछ इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। तो डियर अब हम बात करेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। बेसिकली बड़ा प्यारा रिएक्शन है, और इसे जो है रियल लाइफ से भी देख सकते हो, क्योंकि आसपास के माहौल में भी आपको ये दिखेगा। कहते हैं इस अभिक्रिया में क्या होता है, कहते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश का अवशोषण करके घटित होते हैं उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा सूरज मामा का रोशनी लेता, फिर वो अपना जीवन यापन करता, उसके साथ भी एक रिएक्शन होता, वो हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। पौधा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आसपास में पौधा दिख रहा है, देख रहे हो ना, सूरज मामा से कांड करता वो। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता माय डियर, आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करता, और जिसमें आपको ग्लूकोज बनता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं ना, अपना भोजन के रूप में। या फिर आप जो है सिल्वर क्लोराइड को जो है प्रकाश की उपस्थिति में भी आप घटा सकते हो, ठीक है ना। आप घटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में जो है वो टूट जाता है। ये सिल्वर क्लोराइड अगर आपके पास है तो ये कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए पौधा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और कहते हैं यहाँ पे कुछ नोट में दिया हुआ कि इसी कारण से फोटोग्राफी में होने वाली जो फिल्म का जो सतह होता उस पर हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड का भी लेप चढ़ा देते। तो ये चीज़ है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप फिल्म के जो ऊपर सतह होता है उस पर हम लोग डालते हैं। माय डियर ये चीज़ें यहाँ पर कुछ बातें तो आप इसे जो है एक बार देख लीजिएगा। बात करेंगे माय डियर ऑक्सीकरण अवकरण, बड़ा इंपोर्टेंट है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पौधा समझ में आया, लेकिन जब ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होगा तब क्या होगा। देखो इन दोनों एक साथ होगा तो अलग है, ऑक्सीकरण अलग होगा, अवकरण अलग है। दोनों हुआ तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, एक साथ अगर हो गया तो। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है हमेशा, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसे 2 नंबर में बहुत बार पूछा कि भैया बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो ये चीजें आपसे पूछा जाता है। कहते हैं आप बोलेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीकरण अवकरण को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, दोनों एक साथ। बोलेंगे सर एक बात बताइए, इस दूसरा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, ये फिर अवकरण अभिक्रिया क्या होता है सर, बताइए ना सर, बताइए ना सर, बताइए ना। देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया में किसी तत्व, मतलब कोई भी तत्व, कार्बन कोई भी ले सकते हो, कोई भी हमारे पास कोई तत्व था या यौगिक था, उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी यौगिक से जो है ना उसमें हाइड्रोजन निकल जाए, बाहर चला जाए। ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन बाहर गया हो, समझ रहे हो, कौन ऑक्सीजन आया और अंदर वाला बाहर गया, एक आया एक बाहर गया, समझ रहे हो। तो वहां पर जो है आपको ऑक्सीकरण होता है। बोलेंगे ऐसा सर जी, मतलब ये बोले सर जी कि ऑक्सीजन आल या हाइड्रोजन गेल,
मतलब ऑक्सीकरण। जी जी जी, आपको जो है ये अभिक्रिया यहां पर भी लिखा हुआ है प्यारा सा एक शॉर्ट में कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता हो, हाइड्रोजन की हानि होता हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता होगा, हाइड्रोजन बाहर जाता होगा, और इलेक्ट्रॉन की भी इसमें एक और भी चीज है कि इलेक्ट्रॉन की भी हानि होती है। तो इस कंडीशन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल में, कार्बन को O2 के साथ आपने कांड किया है ना, तो ये चीज है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो पहली बात तो गायब है, CO2 बन रहा है, तो ये चीज है। ऑक्सीजन के साथ कार्बन को वायु या ऑक्सीजन के जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है ना। ऑक्सीजन इसमें आपको क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का तो निष्कासन है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं है, तो ये चीज है। गंधक को वायु के साथ जलाने पर एक प्यारा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, प्यारा सा एक्सपेरिमेंट। देखो आपने सुना होगा लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर आप लोहे को खुली वायु में छोड़ दें, उसमें आप देख लीजिएगा कि उसमें जो है ना वो अभिक्रिया करके जो है ना उसमें जंग लग जाएगा, एक परत चढ़ जाएगा ऑटोमेटिक लोहे के पदार्थ में, आप देखिएगा एक तरीके का, ठीक है ना। वो भी आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को मैं रियल लाइफ में आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। जैसे देखिए लोहे के किल को पानी में डालकर 2 दिन छोड़ दीजिए, 2-3 दिन छोड़ दे लोहे के किल को, तो ऑक्सीजन प्लस पानी से उस पर भूरा या लाल रंग की जंग दिखाई देगा। बोलेंगे सर ये तो नॉर्मल बात है, रियल लाइफ है कि आप छोड़ दीजिए तो बिना पानियों को छोड़िएगा तो दूसरा वो जो जंग लग जाएगा, लेकिन लेट से लगेगा, पानी से भींगा तो जल्दी लग जाएगा। आलू या सेब, सेब को टुकड़े को जैसे आपने सेब को काटा, कुछ देर के बाद सेब अपना देखो ना कलर बदलना चेंज कर देगा गिरगिट की तरह। देख लेना, एक बात करके देखना दोस्त, करके देखना, करके क्या यार रोज सेब खाते होंगे कहीं ना कहीं, देख ही होंगे। रंग बदलना भी यही चीज है माय डियर। ऑक्सीकरण की पहचान कैसे करें, एक छोटा सा चीज है, वो रंग बदल जाता है, धातु पर एक परत लेप चढ़ जाता है, गैस बनना, ये सब जो है ऑक्सीकरण का पहचान है माय डियर। अब बात करेंगे अवकरण अभिक्रिया, इसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें भूतनी का ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था ऊपर वाला में ऑक्सीकरण में, इसमें चल निकल मतलब ऑक्सीजन बाहर जाएगा, बस यही है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अवकरण में बाहर। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है दोस्त जिसमें तत्व या यौगिक के बीच जो है हाइड्रोजन का संयोग होता हो। बोले ना हाइड्रोजन अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर जाएगा, तो ये चीजें होता है। जैसे देखिएगा यहां पर क्या था, हाइड्रोजन था ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है लेकिन ऑक्सीजन जो है कम हो गया, 2 ऑक्सीजन था घट गया ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। हाइड्रोजन जुड़ना मतलब क्या चीज, अवकरण अभिक्रिया। हाइड्रोजन बाहर जाना मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये 2 बातें याद रखिएगा, बस वही ढिंकच का हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवकरण का तो कहानी हिट हो जाएगा। बोलेंगे सर रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन भी आएगा ऑक्सीजन भी, दोनों साथ में रहेगा, मतलब दोनों मिलके क्रम कांड करेगा, तो मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है। किसी यौगिक से ऑक्सीजन का आपको निष्कासन आप देख सकते हो, तो ये चीज है माय डियर। अब देखो दैनिक जीवन में जो है आप ऑक्सीकरण के अवकरण का प्रभाव देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव में बड़ा पूछा जाता, बोल देगा बेटा बताइए भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है जी, अरे दादा कौन सी अभिक्रिया कहते हैं जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है, बिना ऑक्सीजन का तो काम ही नहीं होगा जी, है ना। ऑक्सीकृत होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर का ताप कायम रहता है और एवं हमें शारीरिक काम करने के लिए एक ताकत मिलती है, एक बल मिलती है। सिंपल सी बात है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। पूछ दिया, ऑप्शन दे दिया है, अरे लिखा है भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, तो मतलब 4 ऑप्शन कुछ अलग अलग देगा तब ना 4, तो उसमें ऑक्सीकरण भी होगा, याद रखिएगा। हाँ जी, और इसमें याद रखिएगा इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक बात ये भी है ना। हाँ जी, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं जी, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ऊष्माशोषी कहते हैं, है ना, तो ये चीज है। भोजन का दुर्गंधित होना, आप खाना बना लीजिए, छोड़ दीजिए खुली वायु में, ऑक्सीजन के वो संपर्क में आएगा। जब फ्रिज के अंदर रहेगा तो कुछ अलग बात है, उसके अंदर ऑक्सीजन जाती नहीं वैसे, तो बाहर खुला हुआ तिलहन वाली चीज है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया, देखना थोड़ा देर के बाद महकने लगेगा, थोड़ा देर जब उसका टाइमिंग हो महकने लगता है, वो खराब हो जाता है। भोजन देखो, और 2 नंबर पे पूछ देता कि भोजन जो है ना दुर्गंधित क्यों होता है, तो भोजन का अप्रिय हो जाने के कारण भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफी समय के पश्चात वायु से ऑक्सीजन के द्वारा वो ऑक्सीकृत हो जाता है, फिर वही वाली बात हो गई, उसमें आपको गंध आने लगेगा, स्वाद गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए भोजन को जो हम खुली वायु में लंबे समय तक नहीं छोड़ते। कुछ उपायों द्वारा हम भोजन को दूषित से बचाया जा सकता है, जैसे कोई वसा युक्त
तिलहन वाली चीजें, उसमें एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उसे मिला देने पर भोजन ऑक्सीकरण के रूप नहीं होता। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन का उपयोग तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, चिप्स का पैकेट आपने रियल लाइफ में देखा, याद रखिएगा, सबको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। चिप्स का आपने पैकेट देखा, ये कुरकुरा है, ये कुरकुरे आपने बचपन से 55 तक खाए हैं। लेस का पैकेट, चिप्स का पैकेट देखा, बहुत सारी चीजें हो सकता है, बहुत सारी चीजें, भूजा कुंची कुंची सब आता, सबका पैकेट होता, सब में एयर भरा होता। आपको पहले बचपन में हम थे ना, तो हमको लग रहा था कि यार ये जो चिप्सा का पैकेट भूतनी का देता तो इतना सा में तो पूरा हवा भर देता है। मैं ऐसा सोच रहा था, पढ़ा मैंने, पढ़ने के बाद पता चला वो हवा डाला क्यों जाता है। फिर पता चला कि यार वो खराब ना हो इसकी वजह से उसमें हवा डाला जाता है। बोलेंगे अच्छा जी, अब बताइए सर जी उस हवा में क्या होता है। वाह, सही पकड़े गुरु जी। आइए माय डियर, उसके अंदर जो है ना खराब ना हो वो तेल वाली चीजें होती है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरने की मतलब भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस मतलब कोई उसका कलर ही नहीं होता ना, उसमें कोई सुगंध होता है, इसलिए नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। और ये गंधहीन होती है, ये स्वादहीन होती है, उसका टेस्ट नहीं बदलता, इसलिए उसके अंदर डाला जाता है। और घर में जो भोजन होता है उसे हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें ऑक्सीकरण कम किया जा सकता है उसका, क्योंकि बाहर से आपको पूरा पैक हो जाता है तो ऑक्सीकरण कम होता है, ये चीजें। तो इसलिए हम लोग जो है फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो चीज खराब ना हो। भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा बर्तन जिसमें हवा ना जाए तो वो भी अच्छी बात है। तो ये चीज अगर वैसा है तो अब बात करते हैं माय डियर श्वसन की क्रिया। ये भी जो श्वसन की क्रिया ना माय डियर, ये भी ऑक्सीकरण के अंतर्गत ही आता है। इस क्रिया में वायु को ऑक्सीजन के द्वारा हमारे शरीर से जो है ऑक्सीकृत हो जाते हैं, और ऑक्सीकरण की इस क्रिया को उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो हमारे द्वारा सांस द्वारा बड़ी लंबी कहानी। माय डियर क्या कहा इसने कि भाई जो श्वसन की क्रिया, सांस लिया छोड़ा भी, मतलब मैंने ऑक्सीजन लिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो ये जो प्रक्रिया होती है, देखिए ना क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो हमारे द्वारा सांस छोड़ने के क्रम में आपको बाहर निकलती। तो ये भी पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीकृत करते, पहले ऑक्सीजन लेते, हमारी कोशिका को चाहिए ऑक्सीजन। अरे अब मरने के करीब भी हो आदमी तो उसको ऑक्सीजन पहले ठूंसा जाता है, नाक में नहीं लगाया जाता। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये जो श्वसन की क्रिया अगर जीवन में पूछा जाए तो बोलेंगे वो भी वही है। दहन की क्रिया, अरे बिना ऑक्सीजन के तो पप्पा की मजाल ना कोई जला ले। बचपन में लालटेन, अब तो लालटेन वाला टाइम हो गया खत्म। पहले यार लालटेन जब होता था पहले जमाने में, उस लालटेन की खूबसूरती थी। लालटेन में छोटा छोटा, अब तो आजकल के बच्चा को क्या पता लालटेन क्या होता जी, उसमें छोटा छोटा छेद होता था लालटेन में। हाँ, अब लालटेन की खूबसूरती थी दोस्त। बोलेंगे सर क्या, उसमें छेद इस वजह से नहीं होता था, इस वजह से होता था उसके अंदर छेद जिससे कि वो भाई भूते ना। बोलेंगे ऐसा, हाँ यार ऐसा ही। नहीं भरोसा हो तो चलिए इस पे एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा इस पे एक्सपेरिमेंट, चिंता ना करना। दहन की क्रिया पे एक्सपेरिमेंट, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। इसमें क्या करते हैं कि जब आपको जो है ज्वाला के रूप में लकड़ी या कोयला, केरोसिन या द्रवित पेट्रोलियम का उपयोग, इन सभी पदार्थों को जलने के लिए ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया जरूरी होती है। मतलब आपको रेडॉक्स अभिक्रिया जरूरी है यहाँ पे। कैसे, अब मान लो हमारे पास कि भाई एक लालटेन होता है, लालटेन में छोटा छोटा छेद होता है, हवा मारता है तेजी तो भूती हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर छेद दिया जाता है। रीजन ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन उसको चाहिए। चलिए कोई नहीं, मैं मोमबत्ती पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। मैं उसको एक को बाहर रखूंगा, एक को जार के अंदर डाल दूंगा। अब देखते दोनों में से भूतता पहले कौन है जी। चलिए वो भी एक्सपेरिमेंट को करके देख लेते हैं। में जो है क्या ऐसा हो सकता है, तो जी हाँ देखिए बिल्कुल सही बात है कि आप लालटेन में भी देखते हैं उसमें भी छेद होता है ऑक्सीकरण मतलब हवा जाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा कि दोनों मोमबत्ती को जलाऊंगा और इसको मैं चेक करूंगा, इसको डालने के बाद क्या ये भूत सकता है। देखो ये पूरा पैक्ड है तो इसमें हवा जाना तो मुश्किल होगा। तो इसको जो है मैं चेक करना चाहता हूं कि दोनों में से पहले कौन जो है भूतेगा। तो सिंपल सी बात है, तो पता चलेगा क्या हो सकता है। तो मैं पहले क्या करता हूं, जला देता हूं इनको। ठीक है, जैसे मैंने इनको जला लिया जी, ओके जी, और इसको भी जला लिया। मोमबत्ती जल चुका है। अभी कोई नहीं भूतेगा क्योंकि ये पूरे में आपको जो है खुले में है, तो ऑक्सीजन यहां इसको मिल रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि ये ग्लास जो है मैं इस पे डाल देता हूं। अभी नहीं भूता, ये मैं पूरा बंद कर दे रहा हूं। अब देखिए ये भूतता है कि नहीं। जी देखिए ये धीरे धीरे भूत चुका है, ये कहानी खत्म। हालांकि इनको पूरा का पूरा स्पेस मिला था,
लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लेम में फिर भी ये जल रहा है, लेकिन ये बुझ चुका है। रीजन क्या है कि इसको ऑक्सीजन मिला नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, मतलब उसे ऑक्सीकृत किया जाता है। जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मतलब वो बुझ जाएगा, मतलब उसे एयर चाहिए ही तो चाहिए। ये चीजें अभी ये जल रहा है और मैं इसको जो हूं अभी तक ये भूता नहीं है। देखो देखो मैं अब देखो गया, बंद हो चुका है, इसका फ्लेम बंद हो चुका है, देखो जलना बंद हो गया। तो इससे यह साबित होता है, और जो आपने शुरू में या फिर कभी भी आपने लालटेन इस सब में देखा होगा, जो छेद का रीजन ये यही होता है। हालांकि तेज हवा में बुझ जाएगा जरूर, लेकिन वो नहीं देगा तो वैसे भी बुझ जानी है। तो डियर ये था दहन की क्रिया का जो है छोटा सा एक एग्जांपल के रूप में मैंने कराया, ठीक है। और ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट देखने में और आपको मजा आया होगा। तो चलिए अब इसके आगे वाले स्टडी करते हैं, मतलब उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दहन और ज्वाला पे। बोलेंगे सर दहन और ज्वाला क्या होता है, जो ज्वाला मारता? नहीं, देखिए दहन में जो पदार्थ जलता है वो दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं उसको, मतलब लकड़ी जला तो वो दहनशील है, जलने के लायक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ जो जलते नहीं है, जैसे ईंट पत्थर बालू, ये अदहनशील होता है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बात है। दहन क्या होता है? कंबशन किसे कहते हैं? किसी पदार्थ को ऑक्सीजन पे जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना ही वो दहन कहलाता है। लकड़ी जला, ऊष्मा निकला, रोशनी हुआ, दहन कहलाया, ठीक है ना। अब जानते हैं बाबू द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग एलपीजी कहते हैं, यह मुख्य जो है ब्यूटेन का ये अवयव है मुख्य। देखो भाई ये क्या होता है कि जो एलपीजी गैस होता है बाबू, ये पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का एक मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। याद रखिएगा, जो हमारे घरों में जो आते हैं, जो गैसेस आते हैं, जो आप जिससे खाना बनाते हो, एलपीजी गैस जो होता है, ये जो इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में कहते हैं क्या चीज? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये जो गैस है जो आपको मिलता है घरों में, याद रखिएगा उस घरों में जो आपको गैसेस में मुख्य जो है ना ब्यूटेन का वो अवयव होता है। बाकी होता है लेकिन ब्यूटेन मुख्य होता है इसमें। और ये जल कर क्या करते हैं, आपको ऊष्मा प्रदान होते हैं, इसीलिए इसे पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। और ये बेहतरीन ईंधन है, देख रहे हो ना। जैसे ये क्या करता है, गैस इसके अंदर भरा जाता है, इस गैस को जो है वापस से मार्केट में लाया जाता है, मार्केट से जो है आपको घरों में आपको भेजा जाता है। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है माय डियर। तो माय डियर आज के क्लास में और यूट्यूब पे पहली बार आप ऐसा समझ सकते हो, जिसको वन शॉट में एक क्लास में पूरा का पूरा इस चैप्टर को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट, वो भी आपको लाइव मैंने करके दिखाया और मैंने आपको समझाया। यकीनन अगर आपको समझ में आया होगा और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी तो भाई आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में यार। और हमारा प्यार देने के लिए मुझे आप जो है भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर, ये रिक्वेस्ट आपको, ताकि सभी को पता चले कि भाई इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करके भी हम केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में।